हमारे सामने मेरा प्यारा बच्चा 12th में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर है ये मेरा प्यारा बच्चा एक थ्योरेटिकल सिंपल सा चैप्टर है, आपको समझ में आएगा। कोई भी कठिन चैप्टर, इसमें कठिन कंटेंट ज़्यादा नहीं है, इंटरेस्टिंग है। अगर लगातार क्लास करोगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। सरफेस केमिस्ट्री को बेसिकली मैं 3 हिस्सों में बांटता हूँ। सबसे पहले मेरा प्यारा बच्चा एक तो मैं बांटता हूँ इसको एडजॉर्प्शन, एक हेडिंग है हमारे सामने। दूसरा मेरे सामने एक हेडिंग होता है जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, कोलाइड्स के नाम से। और तीसरा जो मेरा प्यारा बच्चा टॉपिक है वो है कैटलिस्ट। अगर मैं इसको लगभग लगभग ब्रेक करूं कि ये कितना कितना पोर्शन कवर करता है, तो जो कोलाइड होता है वो लगभग 55% जो होता है चैप्टर का पूरा कवर करता है। मतलब मान के चलो, चाहे तुम एग्जाम की बात करो या आपके स्कूल में या कहीं भी बात करो, एग्जाम में कैसे और कितना पढ़ना है, तो वो लगभग कोलाइड वाला जो टॉपिक है वो 55% का पोर्शन कवर करता है। यहीं पे जो ये एडजॉर्प्शन वाला पोर्शन है ये लगभग 30% का पोर्शन कवर कर लेता है। और उसके बाद जो कैटलिस्ट है ये आपका लगभग 15% है। तो ये एक प्रोपोर्शन भी मैंने बता दिया कि किस प्रोपोर्शन में ये चैप्टर डिवाइडेड है। केवल 3 टॉपिक जो मेनली इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनको प्रॉपर एक्सप्लेन करके चीजों को समझेंगे। इन्हीं 3 टॉपिक को हम लोगों को प्रॉपरली पढ़ना है, एक एडजॉर्प्शन, एक कोलाइड्स और एक कैटलिस्ट मेरा प्यारा बच्चा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली हेडिंग से, जिसका नाम क्या है मेरा प्यारा बच्चा, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन कंटेंट शुरुआत करने से पहले, जैसा इस चैप्टर का नाम है, तो हम पहले इस चैप्टर के नाम पे ही चलते हैं। चैप्टर का नाम क्या है मेरा प्यारा बच्चा, सरफेस केमिस्ट्री। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए जरा सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि कोई भी केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम सरफेस के ऊपर होने वाले फिनोमिनन के स्टडी करते हैं। कोई भी प्रोसेस जिसमें हम सरफेस के ऊपर होने वाले फिनोमिनन की स्टडी करते हैं, कोई भी प्रोसेस जो उसमें सरफेस इन्वॉल्व हो। जैसे कि अगर तुम कैटलिस्ट की बात करो तो कैटलिस्ट में भी सरफेस फिनोमिनन ही होता है। शायद तुम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा हो तो मैंने ये बात जिक्र किया हो कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्टेंट को क्या प्रोवाइड करते थे, सरफेस एरिया। तो रिएक्टेंट पहले आते थे, इसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाते थे। अब यहाँ पर 2 वर्ड हम लोग पढ़ेंगे, एक एडजॉर्प्शन। अभी जब आप एडजॉर्प्शन वर्ड पढ़ोगे तब भी आपको समझ में आएगा। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है सरफेस के ऊपर कलेक्ट होना। जब पार्टिकल सरफेस के ऊपर कलेक्ट होने लगते हैं तो उसको एडजॉर्प्शन कहते हैं। कोलाइड्स जब पढ़ोगे तो कोलाइड्स में भी एक सरफेस फिनोमिनन ही है। मतलब दो दो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं और उनका मिक्सिंग होता है, तो उनके बीच में कोई एक बाउंड्री तो जरूर रहेगी। एक सीधी सी भाषा में आप ये कह सकते हो कि केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम कोई भी सरफेस पे होने वाले फिनोमिनन की स्टडी करें। केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम सीधी सी भाषा में एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज सरफेस केमिस्ट्री। मतलब सीधी सी लैंग्वेज में, व्हाट इज द सरफेस केमिस्ट्री? सरफेस केमिस्ट्री कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच वी डील्स अबाउट द फिनोमिनन और द प्रोसेस अकरिंग ऑन द सरफेस। किसी भी सरफेस के ऊपर जो फिनोमिनन या प्रोसेस हो रहे हो, उन बातों की स्टडी और डीलिंग जिस भी केमिस्ट्री के चैप्टर में या जिस भी केमिस्ट्री के पोर्शन में किया जाता है, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज सरफेस केमिस्ट्री। चलिए शुरुआत करते हैं पहली हेडिंग, जिस पहली हेडिंग का नाम हम क्या जानते हैं, एडजॉर्प्शन। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा एडजॉर्प्शन से मिलता जुलता, उसे हम लोग जानते हैं एब्जॉर्प्शन। तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर एडजॉर्प्शन क्या है और एब्जॉर्प्शन क्या है। इस कंफ्यूजन में यहाँ पर देखिए मैंने 2 इमेज पुट करके रखी हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझो। अगर मैं ये पहली इमेज देखूं तो पहली इमेज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है मेनली, और दूसरी वाली इमेज यहां पर हमने मेंशन की है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एडजॉर्प्शन फिनोमिनन को मेंशन करता है। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। कैसे एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा? माना हमने आपसे ये कहा कि आपने क्या किया मेरा प्यारा बच्चा, एक चौक ले ली, चौक जिसे हम लोग व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं जनरली, तो वही आपने एक चौक ले ली और 2 अलग अलग केस ले लिए। एक केस में आपने क्या किया, इंक रखा, पहले केस में आपने इंक रखा और दूसरे में आपने क्या कर दिया, हनी भर दिया। तो चलिए मैं इसी को थोड़ा सा आसान भाषा में समझाता हूं। मैंने कहा कि जो पहला कंटेनर है उसके अंदर तुमने क्या कर दिया, इंक भर दिया, और जो मेरा प्यारा बच्चा दूसरा कंटेनर था उस दूसरे कंटेनर के अंदर तुमने हनी भर दिया। चलिए जी, हमने क्या किया, हमने एक चौक लिया, उस चौक को हमने डिप किया, पहले इंक के कंटेनर के अंदर से डिप किया और दूसरे केस में हमने डिप किया किसके अंदर से, हनी वाले कंटेनर के अंदर से डिप किया। अगर डिप करने के बाद इसको निकालोगे तो तुम देखोगे क्या, आप देखोगे कि जो इंक है वो उसकी सरफेस के साथ साथ इसके मटेरियल के अंदर भी चला गया है।
मतलब बल्क के अंदर भी चला गया है कौन, ये इंक चला गया है। लेकिन अगर मैं यहां पर हनी की बात करूं तो हनी बल्क के अंदर नहीं जाएगा, वो केवल और केवल सरफेस के ऊपर ही कलेक्ट रहेगा, वो केवल सरफेस के ऊपर कलेक्ट रहेगा। तो इनमें से जो पहली वाली प्रोसेस है, ये पहली वाली प्रोसेस है मेरा प्यारा बच्चा एब्जॉर्प्शन, और जो दूसरी प्रोसेस है उसे हम नाम देंगे एडजॉर्प्शन के नाम से। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर क्या है। एब्जॉर्प्शन में जो मटेरियल होता है वो कंटेंट या बल्क के अंदर भी चला जाता है, और एडजॉर्प्शन में केवल सरफेस पे कलेक्ट होता है। यहां पर मैं कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा। एक्चुअली में जो कलेक्ट होता है, जो कलेक्ट होता है मतलब जो कम अमाउंट में है और जो किसी सरफेस के ऊपर कलेक्ट होता है, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे दैट इज नोन एज एडजॉर्बेट। आप देखो यहां पर एक टर्म लिखा भी गया है एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट क्या होता है? एडजॉर्बेट एक्चुअली में वो सब्सटेंस होता है विच इज कलेक्टेड, जो क्या मेरा होता है बच्चा, जो कलेक्ट होता है ऑन द सरफेस ऑफ, किसकी सरफेस के ऊपर कलेक्ट होता है? ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। अब आपको आइडिया भी लग गया होगा कि भाई जो कलेक्ट होता है वो एडजॉर्बेट, और जिसके ऊपर कलेक्ट होता है एट विच, जिसके ऊपर ये कलेक्शन होगा, एडजॉर्बेट जिसके ऊपर कलेक्ट होगा, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? एडजॉर्बेंट नाम देंगे। अगर ये दो छोटे छोटे वर्ड समझ में आ रहे हैं तो यहां से अंदाजा लग रहा होगा कि इस केस में चौक जो है वो किसका काम करेगा? बताइए जरा, चौक किसका काम करेगा? एडजॉर्बेट का कि एडजॉर्बेंट का? एडजॉर्बेट या एडजॉर्बेंट, कोई भी एक लोग, रियांशु, आयुषी, अथर। हाँ, जो चौक होगा वो काम करेगा एडजॉर्बेंट का। सभी लोग कैमरा बेटा ऑन कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों के घर में इसमें कॉलिंग साथ चल रही है, लेकिन मुझे बिना मतलब के लिए परेशान बार बार इरिटेट मत किया करो। चौक जो होता है वो एडजॉर्बेंट का काम कर रहा है, और जिस पे कलेक्शन है वो एडजॉर्बेंट हो गया, और जो कलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कलेक्ट कौन हो रहा है? हनी। तो हनी जो है वो यहाँ पर किसका काम कर रहा है? एडजॉर्बेट का काम कर रहा है। आप अगर देखो तो ये जो आर्टिकल है, ये जो वुडन आर्टिकल है, ये वुडन आर्टिकल किसका काम करेगा? ये काम करेगा एडजॉर्बेंट का। और इस केस में जो हनी इसकी सरफेस के ऊपर कलेक्ट है, अब ऐसा नहीं कि हनी इस वुड पार्ट के अंदर चला गया है, ये वुडन पार्ट के अंदर हनी नहीं जाएगा, ये केवल सरफेस पे देखो कलेक्ट है। तो केवल जो सरफेस पे कलेक्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरा प्यारा बच्चा? एडजॉर्बेट बोलेंगे। तो ये दो टर्म तो क्लियर हो गए होंगे कि जो सरफेस के ऊपर कलेक्ट हो उसे एडजॉर्बेट, और जिसपे कलेक्शन होता है उसे एडजॉर्बेंट कहते हैं। ये एब्जॉर्प्शन एक कंप्लीटली डिफरेंट फिनोमिनन है। एब्जॉर्प्शन में जो सब्सटेंस होता है वो बल्क के अंदर या मटेरियल के अंदर जाता है। मैं थोड़ा सा डिफरेंस भी बताऊंगा इन दोनों के बीच में, लेकिन पहले एडजॉर्प्शन प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं। अब मैं अगर यहां पर एडजॉर्प्शन की डिफिनेशन लिखना चाहूं कि एडजॉर्प्शन ये है क्या, तो ये एडजॉर्प्शन ये कंप्लीट जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन का मतलब कलेक्ट होना, द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एडजॉर्बेट, जो एडजॉर्बेट मेरा प्यारा बच्चा क्या हो रहा है? कलेक्ट हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एडजॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ, किसके सरफेस के ऊपर? ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। इस प्रोसेस को एडजॉर्बेंट, इस प्रोसेस को मेरा प्यारा बेटा हम एक नाम देंगे दैट इज नोन एज एडजॉर्प्शन। ये समझ के चलिएगा, कोई कठिन नहीं है। अब आप इसमें जो टर्म है उन्हीं टर्म को यूज करिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी वर्ड यूज कर लो कि कलेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, ऐसा नहीं। आप कहोगे एडजॉर्बेट का एडजॉर्बेंट के ऊपर कलेक्ट होना, एडजॉर्बेट का एडजॉर्बेट के ऊपर एक्यूमुलेट होना, इस प्रोसेस और फिनोमिनन को हम एक नाम देंगे दैट इज नोन एज एडजॉर्प्शन। तो इस पेज से जो तुम आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, इससे तीन हेडिंग आपको समझ में आनी चाहिए। पहला, एडजॉर्बेट क्या होता है? जो कलेक्ट होता है। एडजॉर्बेंट क्या होता है? जिस पे कलेक्शन होता है। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन कहते हैं। मैं जैसे ये लेक्चर कंप्लीट होगा तो इन सारे हेडिंग्स के बारे में पूछूंगा। एक छोटा मोटा, आप प्रॉपर डिफिनेशन भले ना बोल पाओ, लेकिन एक बेसिक एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हो अगर आप समझ के चले होगे, ठीक है। इसलिए ध्यान से समझिएगा। चलिए इन तीनों टर्म्स के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे काम की क्या चीजें हैं। ये एडजॉर्प्शन तो हम समझ गए कि सरफेस के ऊपर कलेक्ट होने की प्रोसेस है। यहां पर मैं कुछ एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा हूं, जिन एक्सपेरिमेंट से हमको यह पता चलता है कि एडजॉर्प्शन अकर करता है। ऐसा नहीं कि ऐसे एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए आ जाएगा,
आपसे ये क्वेश्चन बहुत कम बना है, मैं बोर्ड में तो मैं नहीं देखा हूं ऐसा कोई क्वेश्चन, लेकिन इस बात के चांस कम है कि आपसे पूछे कि एक एक्सपेरिमेंट लिख के दिखाओ जिससे एडजॉर्प्शन फिनोमिनन के बारे में पता चले। लेकिन एक आइडिया लेने के लिए आप समझ लो कि एडजॉर्प्शन कैसे पता चला। कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, उन एक्सपेरिमेंट को यहां समझाता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो पहला एक्सपेरिमेंट है, इसमें इन्होंने एक लिया क्या, ब्लू कलर की एक इंक ले ली, एक माना ऑर्गेनिक डाई ले ली, मिथाइलिन ब्लू ले लिया फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, एक बात मैं तुमको समझा दूं, ये जो इंक होता है इसका जो कलर है, वो कलर होता किसके कारण है, पिगमेंट्स के कारण। इस सॉल्यूशन के अंदर जो ब्लू कलर के कुछ पिगमेंट ऐसे हैं, पिगमेंट क्या है, कुछ केमिकल सब्सटेंस। भाई कलर क्यों दिखता है, मैं कई बार बता चुका हूं आपको। जैसे ब्लैक कलर है ये टी शर्ट, तो ये सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है इसलिए ब्लैक है। कोई रेड दिख रहा है तो रेड को ट्रांसमिट करेगा, बाकी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ब्लू कलर, इसके अंदर जो ब्लू कलर के पिगमेंट्स थे इनके कारण था। वो ब्लू कलर के पिगमेंट्स ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर कर दे रहे थे। तो मतलब जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर के पिगमेंट के कारण था। बात नंबर एक, हमने क्या किया कि हमने कंटेनर के अंदर ब्लू कलर की डाई ले ली, मैंने इसके अंदर क्या भर दिया, चारकोल भर दिया। चारकोल मैंने भर दिया, वी एड एनिमल चारकोल। हमने चारकोल भर के थोड़ा स्ट्रिंग कर दिया। स्ट्रिंग करने के बाद हमने देखा क्या कि जब थोड़ी चारकोल मिलाई, थोड़ा और चारकोल मिलाया, थोड़ा और चारकोल मिलाया, थोड़ा और चारकोल मिलाया, जितना अमाउंट ऑफ चारकोल हम मिलाते जा रहे हैं, इसका जो कलर है वो देखो थोड़ा थोड़ा फेड होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है। कलर हल्का होने का केवल एक ही रीजन है, यहाँ पे कोई केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहा है कि चारकोल केमिकली रिएक्ट कर रहा है और कुछ और बन रहा है प्रोडक्ट, इसके कारण कलर चेंज हो रहा है, नहीं। यहां पे केवल एक ही प्रोसेस हो सकता होगा कि चारकोल के जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स जो ब्लू कलर की डाई था, ब्लू कलर के डाई के अंदर जो पिगमेंट थे ब्लू कलर के, उनको अपने ऊपर एडजॉर्ब कर ले रहा होगा, खींच ले रहा होगा। इससे एक आइडिया लगा कि हाँ यार, जरूर एडजॉर्प्शन जैसा कुछ प्रोसेस होता होगा। हमने चारकोल डाला, चारकोल ने पिगमेंट को खींच लिया होगा और पिगमेंट चारकोल के ऊपर कलेक्ट हो गए होंगे। उससे भी अंदाजा लगाया गया कि एडजॉर्प्शन जैसा कोई फिनोमिनन या एडजॉर्प्शन जैसा कोई प्रोसेस होता होगा। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है जिससे आपको ये फील आ सकता है कि हाँ एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होता है या एडजॉर्प्शन का प्रोसेस एग्जिस्ट करता होगा। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कैसे चेक करें, तो वो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ। चलिए देखते हैं क्या और एक दो एक्सपेरिमेंट है क्या, देखते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट। दूसरे एक्सपेरिमेंट में तुम देखो हम लोग क्या करते हैं मेरा प्यारा बच्चा, कि हमने एक कंटेनर ले लिया, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने यहां पर क्या कर लिया कि मैंने यहां पर एक कंटेनर बनाया। चलिए यहां पर जी एक कंटेनर बना देते हैं, ठीक है। मैंने यहां पर एक कंटेनर बना दिया। अब इस कंटेनर के अंदर हमने कोई एक गैस भर दी, ठीक है जी, हमने कोई गैस भर दी। अब आपको मालूम है, क्लास 9th में पढ़ा है कि कोई भी गैस को जब कंटेनर के अंदर भरा जाता है, क्लास 11 में भी पढ़ा है, इस रूल को कहते हैं कि जब कोई भी गैस किसी कंटेनर के अंदर भरा जाता है तो वो उसकी सरफेस पे कोलाइड करते हैं। कोलाइड करेंगे तो फोर्स लगाएंगे और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा, प्रेशर होगा। मतलब जब गैस के पार्टिकल हमने इसके अंदर भर रखे हैं तो वो उस कंटेनर के ऊपर क्या लगाते हैं मेरा प्यारा बच्चा, प्रेशर लगाते जी, ठीक है। हमने लेट सपोज माना प्रेशर मेजर किया। प्रेशर मेजर करने की अब तो बहुत सारी डिवाइस आ गई हैं, छोटे से छोटे अमाउंट के प्रेशर को हम मेजर कर सकते हैं। लेट सपोज हमने चेक किया कि प्रेशर जो शुरू में था वो 0.8 atm था, कम था लेकिन 0.8 atm था। अब हमने क्या किया कि इसके अंदर हमने वही सेम चारकोल या कुछ ऐसा मटेरियल डाल दिया जो कि एडजॉर्ब करने की प्रॉपर्टी रखता हो गैस को। अब हमने देखा कि भाई जैसे ही हमने इस मटेरियल को इसके अंदर डाला तो मटेरियल के डालने पे जो प्रेशर था वो प्रेशर भैया क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब जो प्रेशर है वो कंटेनर पे पहले जहां 0.8 लग रहा था अब 0.4 atm लग रहा है। अरे प्रेशर कम कैसे हो गया? प्रेशर कम होने का तो एक ही तरीका था कि या तो गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर को छोड़ के बाहर चले गए होते, लेकिन ये तो एयर टाइट है, कोई गैस के मॉलिक्यूल निकल नहीं सकते हैं। जब लोगों को लगा यार कोई गैस के मॉलिक्यूल निकल नहीं सकते हैं तो एक ही ऑप्शन हो सकता है कि ये जो गैस के पार्टिकल थे इनको कोई खींच लिया है। मतलब ये जब चारकोल के डालने पे ही ये हुआ है, इसका मतलब ये जो चारकोल था इस चारकोल ने क्या किया होगा, इन गैस के मॉलिक्यूल को थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर खींच लिया होगा, एडजॉर्ब कर लिया होगा। मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा कि गैस के पार्टिकल जो है वो इसके ऊपर क्या हो गए होंगे, एडजॉर्ब हो गए होंगे। इससे भी एक एडजॉर्प्शन फिनोमिनन थोड़ा बहुत समझ में आया, उनको लगा कि हाँ एडजॉर्प्शन फिनोमिनन जैसा कुछ होता है। तो देखिए ये एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू एडजॉर्प्शन फिनोमिनन के बारे में थोड़ा आइडिया लगा, एडजॉर्प्शन फिनोमिनन के बारे में थोड़ा सा समझ में आया। तीसरा एग्जांपल देखो, आप लोगों ने ये देखा होगा सिलिका जेल। कई बार कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स तुम लोग खरीदते हो, खासकर मोबाइल खरीदो या बहुत सारी डिवाइस खरीदो तो देखो उसके अंदर ऐसे कुछ पैकेट पड़े होते हैं सिलिका जेल के ना।
तो वो मॉइस्चर को एडजॉर्ब करने के लिए होते हैं, एब्जॉर्ब नहीं, एडजॉर्ब। वो मॉइस्चर को अपने सरफेस के ऊपर क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी देखा होगा तुमने, ऑब्जर्व किया होगा। तो इन कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, इन कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये लगता होगा कि एडजॉर्प्शन में कोई हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा हूं, ऐसा रियलिटी में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जरूर होता होगा। तो वही हम एडजॉर्प्शन फिनोमिनन को पढ़ेंगे। एडजॉर्प्शन होता क्या है, कलेक्शन होता है, एक्युमुलेशन होता है। किसका कलेक्शन एक्युमुलेशन होता है, एडजॉर्बेट का। कहां, ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट का एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर, द कलेक्शन ऑफ एडजॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट का एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर कलेक्ट होने की प्रोसेस को ही हम कहते हैं एडजॉर्प्शन। थोड़ा बहुत एग्जांपल देने से आपको शायद उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां चीज हो जाने के बाद अभी भी कई लोगों के मन से एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से नहीं क्लियर हो रहा है। थोड़ा थोड़ा लोगों को आइडिया लगना चालू हुआ होगा कि सर ने जो बताया है इसका मतलब ये होगा कि एडजॉर्प्शन में सरफेस पे कलेक्शन और एब्जॉर्प्शन में बल्क के अंदर चला जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा भी डिफरेंस होते हैं। डिफरेंस वैसे तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन तब भी आप लोग वाइवा के तौर पे तैयार हो। कई बार 1 से 2 नंबर में भी पूछ सकता है। वैसे ऑफिशियली तो सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में कोई प्रेजेंट नहीं किया गया है। आईएससी की बुकों में चूंकि रेफरेंस में ज्यादा कंटेंट होता है तो वो रिप्रेजेंट किए हैं बकायदा। लेकिन तब भी आप इसको तैयार रखो, क्योंकि वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं वो। देखते हैं एक एक करके। एडजॉर्प्शन जो होता है, इसमें जो सब्सटेंस होता है, ये इंटरफेस जो होता है केवल उस पे कलेक्शन होता है। इंटरफेस का मतलब जो भी मटेरियल होगा उसकी सरफेस के ऊपर कलेक्शन होगा, बिल्कुल सही। और जो एब्जॉर्प्शन है, इसमें जो सब्सटेंस होता है वो थ्रू आउट द बॉडी उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब पूरी बॉडी के अंदर। जैसे अभी तुमने एग्जांपल देखा नहीं था, मैं एग्जांपल एक थोड़ा रिप्रेजेंट करूं, ये देखो यहां पर देखा था, इसमें पानी इसके अंदर पूरा, मतलब एब्जॉर्प्शन में मतलब पानी पूरा इसके पोर्स के अंदर भी चला जाता है, मतलब इनसाइड द बल्क। हम यहाँ पर वर्ड का यूज करते हैं, बल्क के अंदर। तो जो सब्सटेंस होता है या मटेरियल होता है वो एब्जॉर्प्शन में इनसाइड द बल्क चला जाता है, वो पूरे सब्सटेंस के अंदर थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट रहता है। लेकिन एडजॉर्प्शन में केवल सरफेस पे कलेक्ट रहता है। बात नंबर 1। चलिए बात नंबर 2 पे आते हैं। एडजॉर्प्शन जो है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है और एब्जॉर्प्शन स्लो है। एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होता है, ये नहीं कि पानी में डाला तुरंत एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक, तुमने कभी देखा होगा वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है। एडजॉर्प्शन इंस्टेंटेनियस है, जितना एडजॉर्ब होगा जल्दी से एडजॉर्ब हो जाए बस, इसके बाद नहीं। मतलब वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, एक फास्ट प्रोसेस है। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिनन है, सीधी चीज है भाई, सरफेस फिनोमिनन है, क्योंकि ये सरफेस पे होता है एडजॉर्प्शन। लेकिन एब्जॉर्प्शन जो है ये बल्क फिनोमिनन है। बल्क फिनोमिनन का मतलब कंटेंट या मटेरियल बल्क के अंदर या मटेरियल के अंदर भी जाता है। तो आप ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, इट इज अ सरफेस फिनोमिनन एंड इट इज अ बल्क फिनोमिनन। एडजॉर्प्शन जो होता है इसमें जो रेट होता है शुरू में तो हाई होता है लेकिन फिर डिक्रीज हो जाएगा। होता है इंस्टेंटेनियस ही है, ये नहीं कि बिल्कुल धीरे धीरे होगा। लेकिन उनमें भी, उसमें भी एडजॉर्प्शन जो होता है पहले वो जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पहले जल्दी जल्दी बॉन्ड बनेंगे, और बाद में एडजॉर्प्शन धीरे धीरे होता है उस तेज प्रोसेस के अंदर भी। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन है वो पूरी प्रोसेस के दौरान एक सेम रेट से होता है। स्लो होता है लेकिन स्लो भी धीरे धीरे, मतलब ये नहीं कि शुरू में तेज एब्जॉर्ब करेगा बाद में धीरे एब्जॉर्ब करेगा, नहीं। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस थ्रू आउट द, जब तक कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं हो जाएगा वो सेम प्रोसेस से एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन एडजॉर्प्शन जो है वो शुरू में तेज रहेगा बाद में स्लो हो जाएगा। यह कुछ बेसिक डिफरेंस हमने बताया है, 1 नंबर से 2 नंबर के बीच में तैयार रखो, और प्लस वाइवा के लिए भी इसको तैयार रखो कि एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में कोई डिफरेंस पूछ ले तो कहना कि एडजॉर्प्शन केवल सरफेस फिनोमिनन है, एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिनन है। एडजॉर्प्शन जो होता है वो पहले क्या होता है, फास्ट होता है फिर स्लो, और एब्जॉर्प्शन एक ही रेट पे होता है। तो एक बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन के बीच में। क्योंकि चैप्टर तो मेरा एडजॉर्प्शन है, लेकिन एब्जॉर्प्शन चूंकि आपके माइंड में था इसलिए कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने केवल बता दिया है। कुछ छोटे छोटे जो टर्म तुमने पढ़े थे, कौन कौन से टर्म्स, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट वो जो कलेक्ट होता है, एडजॉर्बेंट जिसपे कलेक्शन होता है, एडजॉर्प्शन इस प्रोसेस को कहते हैं। इसी के साथ साथ 2 प्रोसेस देखो यहां पर और दे दी गई हैं, कौन कौन सी, डीजॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन। इसका मतलब समझो, डी का मतलब होता है रिमूव होना,
भाई ऑर्गेनिक में तुमने पढ़ा होगा डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 का निकलना, डिहाइड्रेशन हाइड्रोजन का निकलना, तो डी का मतलब रिमूव होना होता है, ये तो पता है। एडजॉर्प्शन का मतलब कलेक्ट होना, कौन कलेक्ट होता है? एडजॉर्बेट, किसके ऊपर? एडजॉर्बेंट के ऊपर। अब उसी का उल्टा कर दो, रिमूवल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? डिजॉर्प्शन। अगर एक नंबर में कोई पूछे तो क्या कहोगे? इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल। अब कौन कलेक्ट हुआ था? एडजॉर्बेट। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट की सरफेस से, सुनना, एडजॉर्बेंट की सरफेस से एडजॉर्बेट का हटाना, मतलब जो हनी कलेक्ट किया था तुमने सरफेस पे उसको रिमूव करोगे तो उस प्रोसेस को तुम डीजॉर्प्शन नाम दोगे। और सॉर्प्शन किसको कहोगे? सॉर्प्शन तुम कब कहोगे? व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, जब एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ अकर, एब्जॉर्प्शन बोथ अकर साइमल्टेनियसली, बोथ अकर साइमल्टेनियसली, बोथ अकर साइमल्टेनियसली, जब दोनों एक साथ हो रहे हो तब उसको सॉर्प्शन कहते हैं। देखिए पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है, कोई बहुत कठिन नहीं है, आप ध्यान से पढ़ोगे समझोगे सब कुछ समझ में आएगा। एडजॉर्बेट जो कलेक्ट होता था, एडजॉर्बेंट जिसपे कलेक्शन होता था, एडजॉर्बेट का एडजॉर्बेंट के ऊपर कलेक्ट होना एडजॉर्प्शन कहते हैं, एडजॉर्बेट का रिमूव होना एडजॉर्बेंट से डिजॉर्प्शन कहते हैं। जब एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो रहा हो तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सॉर्प्शन कहते हैं। 5 टर्म तो ये पता ही चल गए। एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन के बीच में एक डिफरेंस भी हमने बताया। एडजॉर्प्शन एग्जिस्ट करता है, इसके लिए 1-2 एक्सपेरिमेंट भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए। तो उम्मीद करता हूं कि थोड़ा थोड़ा आपको एडजॉर्प्शन का फिनोमिनन समझ में आ रहा होगा। सर, बोलो बेटा, कोई डाउट है? सर सॉर्प्शन का कोई एग्जांपल है क्या? सॉर्प्शन का एग्जांपल जैसे तुम चौक ही डाले थे, तो जब चौक को इंक के अंदर डाले थे तो तुम देखा होगा तुमने कि थोड़ा बहुत इंक सरफेस भी कलेक्ट हो रहा था, मतलब थोड़ा बहुत अमाउंट इंक जो था सरफेस पे भी कलेक्ट हो रहा था, और थोड़ा बहुत जब चौक तोड़ के देखो तो अंदर भी जा रहा था। तो मतलब एक तरीके से तुम सॉर्प्शन को ऐसे कह सकते हो कि सॉर्प्शन प्रोसेस जो होता है वो सॉर्प्शन प्रोसेस में बल्क के अंदर भी जाता है और ऑन द सरफेस भी कलेक्ट होता है। बाकी अभी मेरे दिमाग में और एग्जांपल नहीं आ रहे हैं, तो जैसे और एग्जांपल आएंगे तो मैं बिल्कुल आपके साथ मेंशन करूंगा या आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? चलिए अब एक बात समझो, यहां पर मैं एडजॉर्प्शन का क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूं, लेकिन क्लासिफिकेशन किस बेस पे हो रहा है थोड़ा ध्यान देना। मैं यहां पर थोड़ा सा समझाने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान दे समझिएगा। ये है एडजॉर्बेट, सॉरी एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट कौन होता है? जिसपे कलेक्शन होता है, आप लोगों को पता है। एडजॉर्बेंट कौन होता है? जिसपे कलेक्शन होता है। जो कलेक्ट होता है उसको एडजॉर्बेट कहते हैं, जो कलेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? एडजॉर्बेट कलेक्ट होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि ये एडजॉर्बेट मुंह उठाया कलेक्ट हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। कोई ना कोई फोर्स तो होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा। भाई किसी के ऊपर कलेक्ट होना, किसी के ऊपर रुके रहना, मतलब देयर विल बी सम फोर्सेस, कुछ अट्रैक्शन फोर्स होंगे जिसके कारण एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट के ऊपर कलेक्ट होगा। एक सीधा सा मुद्दा है, बिना फोर्स के एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट पे कलेक्ट नहीं हो सकता है। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स पक्का होगा जिस बेसिस पे एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट पे कलेक्ट होगा। उसी अट्रैक्शन फोर्स की बेसिस पे कि कौन सा अट्रैक्शन फोर्स है, कोई पूछे कि क्लासिफिकेशन कैसे किया तुमने, तो कहना अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द एडजॉर्बेट, जो एडजॉर्बेट है, एंड जो एडजॉर्बेंट है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उस बेसिस पे हम एडजॉर्प्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले जिसको हम पहली प्रोसेस जिसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल एडजॉर्प्शन। पहले को हम लोग क्या कहेंगे मेरा प्यारा बच्चा? फिजिकल एडजॉर्प्शन कहेंगे। और दूसरा जो डिवीजन है उसे हम लोग क्या बोलेंगे मेरा प्यारा बच्चा? केमिकल एडजॉर्प्शन बोलेंगे। तो 2 टर्म है यहां पर, एक है फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक है केमिकल एडजॉर्प्शन। ये किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, चलिए इसको समझा देता हूं। अगर हम ये कहें कि एडजॉर्बेट जो था, अगर हम ये कहें कि जो एडजॉर्बेट था और जिसके ऊपर कलेक्ट हो रहा था उसको बोल रहे थे एडजॉर्बेंट। अगर मैं ये बोलूं प्यारा बेटा कि इनके बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स है, कमजोर बॉन्ड। अब वंडरवॉल फोर्स बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़ रखे हो बहुत अच्छे से, क्लास 11 में स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर था, वहां सिखाया गया था कि गैसेस मॉलिक्यूल और बहुत सारे सब्सटेंस के बीच में कुछ वीक फोर्स लगने लगते हैं, डाइपोल 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 इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल एंड कई तरीके के। तो ये जो वीक
वंडरवॉल फोर्सेस। अगर हम ये कहें कि भैया एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स है, वीक वंडरवॉल फोर्स है, तब जो एडजॉर्प्शन होगा उसको बोलेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन। यहीं पे दूसरा क्लासिफिकेशन देख लो। दूसरे क्लासिफिकेशन में अगर हम ये कहें कि एडजॉर्बेंट मतलब जिस पे कलेक्शन हो रहा है, एडजॉर्बेट का मतलब जो कलेक्ट हो रहा है, इनके बीच में अगर केमिकल बॉन्ड है, अब ध्यान दीजिएगा मैं यहां केमिकल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, मींस कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, व्हाटएवर, अगर इनके बीच में केमिकल बॉन्ड है, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड है, तब मेरा प्यारा बच्चा जो एडजॉर्प्शन होगा उसको बोलेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन। एक अंदाजा तो खुद ही लगने लगा होगा यार, यहीं पे वंडरवॉल फोर्स कमजोर होते हैं, केमिकल बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। तो मैं तुमसे पूछूं, अगर ये पूछना चाहिए ही नहीं, लेकिन अगर मैं पूछूं कि कौन कौन से केस में एडजॉर्बेट ज्यादा मजबूती से कलेक्ट होगा, ज्यादा स्ट्रांगली कलेक्ट होगा, तो सीधा सा ऑप्शन आपका रहेगा सर केमिकल एडजॉर्प्शन। मैं पूछूंगा क्यों, आप कहोगे सर केमिकल एडजॉर्प्शन इसलिए क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनने हैं इन बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। अच्छा जी, यहां पर फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन इनका एक और नाम आ जाता है। कैसे, देखो यहां से हम लोग ये हटा देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा जिससे स्पेलिंग गलत ना हो। ये इतना पोर्शन हटा दो, Cl और Ad, यहां से Cl और Ad हटा दो, Cl और Ad हटा दो। जैसे ही हटाओगे और दोनों वर्ड को जोड़ोगे तो देखो कि एक नया नाम आ जाएगा इसी का, फिजियोप्शन। मतलब मैं फिजिकल एडजॉर्प्शन को एक और नाम देता हूं, फिजियोप्शन के नाम से आता है। तो अगर इस नाम से आएगा तो कंफ्यूज मत हो जाना। और इसको एक और नाम से जानते हैं, दोनों वर्ड को जोड़ो तो क्या आ जाएगा, कीमियोजॉर्प्शन। ठीक, केमिजॉर्प्शन। तो देखिए दो वर्ड आ गए, केमिजॉर्प्शन एंड फिजियोप्शन। तो ये इनके दो अलग अलग नाम है, किसके, फिजिकल एडजॉर्प्शन के और केमिकल एडजॉर्प्शन के। ये जो क्लासिफिकेशन किया हूं मैं एडजॉर्प्शन का, किस बेसिस पे किया हूं, ये इस बेसिस पे किया गया है कि भाई कौन सा अट्रैक्शन फोर्स है, किसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में। एडजॉर्बेट क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा, कोई बताएगा क्या होता है एडजॉर्बेट, किसी को समझ में आया हो, जो सरफेस पे कलेक्ट होता है, ठीक है हाँ। और एडजॉर्बेंट क्या होते हैं, जिस पे कलेक्शन होता है, ठीक है हाँ। तो लगभग लगभग सबको सही है। अब आपको मालूम है कि हाँ बोलो बेटा रोहित। सर हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ है? श्रेयांश, बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड कम्स अंडर द वंडर वॉल फोर्सेस। ओके, जब आपने क्लास 11 में अगर सही से पढ़ा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड वंडर वॉल फोर्स का ही एक टाइप है। हम पढ़ते पढ़ाया अलग, हाँ किससे स्ट्रांग होता है सर, वंडर वॉल से स्ट्रांग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ लिटिल बिट स्ट्रांग होता है, बट इफ कंपेयर विद केमिकल बॉन्ड तो केमिकल बॉन्ड से तो कमजोर ही होता है काफी। तो चूंकि वो वंडरवॉल फोर्स का ही एक टाइप है और वंडरवॉल फोर्स में बाकी के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, लेकिन कहीं कहीं जगह पे कई टीचरों में या कई बुकों में वंडरवॉल फोर्स के अंडर में ही पढ़ाया गया है, कई जगह पे उसको अलग करके पढ़ा दिया गया है। लेकिन वंडरवॉल फोर्स का ही एक टाइप होता है, जब तुम उसको नेट पे या कहीं रिसर्च करोगे तो पता चलेगा इट इज अ टाइप ऑफ वंडरवॉल फोर्स। क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगते हैं उनको वंडरवॉल फोर्स बोलते हैं, और वो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ही लगता है, विद इन द मॉलिक्यूल भी लगता है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर या मॉलिक्यूल के बीच में, तो वो आता है वंडरवॉल फोर्स की कैटेगरी में ही। तो अगर आपके मन में आए कि सर वंडरवॉल हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ लगेगा, तो वो फिजिकल में ही आ जाएगा। केमिकल वाले ज्यादा स्ट्रांग होते हैं इन कंपेरिजन टू दिस, तो केमिकल में केमिकल बॉन्ड लगते हैं, वो केमिकल एडजॉर्प्शन कहलाएगा या फिजिकल एडजॉर्प्शन कहलाएगा। तो ये पहला क्लासिफिकेशन, हमने एडजॉर्प्शन का एक क्लासिफिकेशन सिखा दिया है। अब आपको अगर ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा तो डिफरेंस इसके समझ में आ जाएंगे, ठीक है। डिफरेंस इसके एक एक करके हम समझेंगे। चलिए डिफरेंस आपके सामने आए हैं, देखिए टोटल 11 डिफरेंस है। अब डिफरेंस में क्या है एक बात समझो, सभी लोग जितने भी बच्चे यहां पर हैं मेरी बात ध्यान सुनना। एक्चुअली बोर्ड में क्या होता है, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि क्वेश्चन 3 नंबर में आ गया या 4 नंबर में आ गया या 2 नंबर में आ गया कि राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। आ भी सकता है, ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन जनरली ऐसा आजकल बोर्ड में नहीं देते हैं क्वेश्चन। वो थोड़ी दुष्टता दिखा रहे हैं आजकल। वो करते क्या है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन को डिफरेंशिएट करो ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। समझ रहे हो, मतलब वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस पे डिफरेंशिएट करने को देते हैं। तो अब मजबूरी तुम्हारी क्या पड़ गई इसके चक्कर में, अब इस चक्कर में ये मजबूरी पड़ गई कि तुमको 11 के 11 जितने भी यहां पर डिफरेंसेस हैं सारे समझने पड़ेंगे। अदरवाइज क्या करते हैं कि भाई यार 11 है तो सर 5 6 क्या याद करते हैं, हम काम चला लें 5 6 7 8 याद करके, लेकिन ऐसा नहीं है।
अब एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर बेस वो डिफरेंस पूछ लेते हैं तो तुम्हारे सामने टेक्निकली एक क्या आ गया, प्रॉब्लम आ गई, तुम्हारे सामने एक मजबूरी आ गई कि तुमको डिफरेंसेस सारे याद करने पड़ेंगे। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, चलिए एक एक करके हम डिफरेंस यहां पर देखते हैं कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस सारे समझ में आएंगे, कोई भी डिफरेंस ऐसा नहीं है कि कठिन है आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, आपको सारे समझ में आएंगे, इसलिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला डिफरेंस, नेचर ऑफ फोर्स, बता ही चुका हूं, इसको इसमें पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, आपने पहले ही पढ़ा है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में वीक वंडरवाल फोर्स होते हैं और केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड होते हैं, लाइक कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, चलिए दूसरी प्रोसेस में आते हैं, अकरेंस। ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे अकर करता है, ये हाई टेम्परेचर पे भी अकर कर सकता है। इट अकर एट हाई टेम्परेचर, अकर एट हाई टेम्परेचर, ये थोड़ा टर्म बहुत अच्छा नहीं है, मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। आप एक बात समझो, एक आप बात समझो, हमने कहा कि माना ये एडजॉर्बेंट है प्यारा बेटा, ठीक है, इस एडजॉर्बेंट के ऊपर माना मैं एडजॉर्बेट को कलेक्ट कर दे रहा हूं, चलिए जी एडजॉर्बेट आपने कलेक्ट कर दिया सर। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान सुनिएगा, समझ में आ जाएगा तुरंत। अब अगर मैं यहां पर टेम्परेचर बढ़ाऊं, थोड़ा मैं टेम्परेचर का इफेक्ट बताना चाहता हूं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो एडजॉर्बेट है इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब मूवमेंट करने की एनर्जी बढ़ेगी। तो अगर बॉन्ड कमजोर हुआ तो तुरंत वो सरफेस को छोड़ देगा ना, मतलब खुद ही देखो तुम, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन कम हो जाएगा अगर बॉन्ड कमजोर है। तो यही हो गया यहां पे हुआ क्या कि ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर या फिर लो टेम्परेचर कह सकते हो, मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। ज्यादा टेम्परेचर अगर कर दिए ना तो एडजॉर्बेट छोड़ के चले जाएंगे सरफेस को, काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो सरफेस को छोड़ देंगे, सरफेस को छोड़ देंगे तो फिजिकल एडजॉर्प्शन एग्जिस्ट करने का कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। इसीलिए फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो लो टेम्परेचर पे होता है और केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है ये हाई टेम्परेचर पे होता है। हाई टेम्परेचर पे होता है ये नहीं बोलना चाहिए था मुझे, मतलब ये बोलना चाहिए था कि ये हाई टेम्परेचर पे भी मेंटेन रह सकता है, लो पे भी एग्जिस्ट करेगा प्लस हाई पे भी एग्जिस्ट करेगा। ये होगी बात नंबर एक। थोड़ा हाई टेम्परेचर वर्ड इसलिए भी बोला गया, हाई टेम्परेचर वर्ड इसलिए भी बोला गया क्योंकि जब बॉन्ड बनने होते हैं, याद करो बॉन्ड बनने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए थी जिसको बोलते थे थ्रेशोल्ड एनर्जी, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया हूं पिछले लेक्चर में कि मिनिमम रिएक्टेंट के पास एनर्जी होगी तभी बॉन्ड बनेंगे, और अगर नहीं है मिनिमम एनर्जी तो बाहर से देनी पड़ेगी एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पे। तो तुम जो हीट देते हो वो भी एक्टिवेशन एनर्जी का काम करने लगता है। तो इसीलिए ये थोड़ा हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, मतलब थोड़ी सी हीट हो जिससे बॉन्ड बन पाए, और उसमें बॉन्ड बनने के लिए कोई हीट वीट की जरूरत ही नहीं है, और ज्यादा हीट दे दोगे तो सरफेस भी छोड़ देंगे। इसी वजह से ये जो सेकंड डिफरेंस है वो कहा जाता है कि ये लो टेम्परेचर पे अकर करते हैं, ये हाई टेम्परेचर पे अकर करते हैं। दो डिफरेंस देखिए, एक एक डिफरेंस को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाना है, याद करने वाला तो हम बाद में कर लेंगे। बुकलेट मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है, सेंटर पे आप आए थे मैंने बुकलेट दे दिया था, जिसको बुकलेट नहीं मिला हो मुझे बता दीजिएगा, मैं बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, अदरवाइज पीडीएफ आपके पास है उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड पे अगर मैं आऊं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन पे, चलिए तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होता क्या है, चलिए इसको सब बोलता हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं यहां पर एक हेडिंग लिख दे रहा हूं, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। सर ये क्यों लिख रहे हो आप हेडिंग, क्योंकि ये एक नंबर में अलग से भी पूछा जाता है, मतलब ये 1 मार्क की डिफिनेशन है, ये पूछा जाता है स्कूल में या एग्जाम में बोर्ड में, तो इसीलिए मैं अलग से लिख रहा हूं। एक बात मेरा प्यारा बेटा समझ लीजिएगा, ये केमिस्ट्री का नियम है, जितने भी बच्चे मैं देख रहा हूं स्क्रीन पे सभी लोग बहुत अच्छे से ये नियम समझिएगा, ये काम आएगा हमेशा। पॉइंट क्या नियम है कि जब कभी भी बॉन्ड बनते हैं, जब कभी भी बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, और जब ब्रेक होता है तो रिक्वायर्ड होती है। शायद यही वजह था आयनाइजेशन एनर्जी, जब क्लास 11 में पढ़ते थे तो आयनाइजेशन एनर्जी में तुम बोलते थे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को दूर करना होता था, निकालना होता था, हटाना होता था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन तुम जोड़ते थे तो इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में बोलते थे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। मतलब एक सीधा सा पॉइंट आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि सर का ये कहना है कि जब भी बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, सीधा सा नियम, और जब बॉन्ड टूटने हो तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो फिलहाल बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, ये बात क्लियर हुआ। और एडजॉर्प्शन में क्या होते हैं, बॉन्ड बनते हैं ना,
एडजॉर्प्शन में क्या होते हैं, बॉन्ड बनते हैं, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। वही से डिफिनेशन देखो कब बन गया आपका, क्या डिफिनेशन बन गया, आप क्या बोलोगे कि व्हेन, या ऐसे बोलोगे, इट कैन बी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट कैन बी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, कब, व्हेन वन मोल ऑफ एडजॉर्बेट कलेक्ट, या एक्यूमुलेट लिख दो, कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, जब वो कलेक्ट हो किसके ऊपर, सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट के ऊपर कलेक्ट हो। सीधी सी बात है, मतलब हमने कहा ये भाई सरफेस है, ये हमने सरफेस कहा, इसके ऊपर अगर कोई मटेरियल एडजॉर्ब हो रहा है, बॉन्ड बना रहा है, तो एनर्जी रिलीज होगी। और 1 मोल एडजॉर्बेट जब आ जाए, अगर 1 मोल एडजॉर्बेट कलेक्ट हो रहा है, तब जितनी एनर्जी रिलीज होती है, उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। मैंने बोला क्या, पढ़ाया क्या, मैंने ये सिखाया कि भाई जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, अगर बॉन्ड स्ट्रांग बनेंगे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, कम बनेंगे तो कम एनर्जी रिलीज होगी, मतलब वीक होकर बॉन्ड होंगे। तो बॉन्ड वीक किस में होते हैं, फिजिकल में कि केमिकल में, कोई बताना चाहेगा, फिजिकल में कि केमिकल में? ठीक है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही, ये जो बॉन्ड होते हैं ये फिजिकल एडजॉर्प्शन में कमजोर होते हैं, वीक होते हैं। तो अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन में वीक होते हैं तो ऑब्वियस सी चीज है कि लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन किस में होगा, फिजिकल में ही होगा ना। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी, बॉन्ड वीक होते हैं फिजियोप्शन में, तो जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है उसमें एनर्जी कम होगी, कितनी होती है 20 to 40 किलो जूल। और जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है इसमें मेरा प्यारा बच्चा जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है वो ज्यादा होता है। कोई पूछ भी लेना कि क्यों हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इसमें ज्यादा है, तो बोलोगे क्योंकि इसमें बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, और जब बॉन्ड स्ट्रांग बनते हैं तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, इसीलिए जो इसमें हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो ज्यादा है 80 to 240 किलो जूल, और उसमें हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कितना है 20 to 40 किलो जूल। देखिए मैं हर एक डिफरेंस को बिल्कुल प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो एक्सप्लेन करने का केवल रीजन ये है कि इंडिविजुअली भी कोई पर्टिकुलर डिफरेंस पूछ सकता है वो आपसे, इसलिए आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं, ये लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है, ये हाई टेम्परेचर, मतलब इट कैन इवन एग्जिस्ट एट अ बॉइलिंग टेम्परेचर, मतलब ये हाई टेम्परेचर भी फेवरेबल हो सकता है। तो ये तो रिपीट हो गया, वही सेम चीज है कि भाई लो टेम्परेचर फेवरेबल इसलिए होता है क्योंकि अगर टेम्परेचर हाई कर दोगे तो कोई बताएगा क्या हो जाएगा, क्यों ये लो टेम्परेचर फेवरेबल है, हाई टेम्परेचर करने से क्या हो जाएगा। हाँ लगभग सबके आंसर सही है, बिल्कुल सही, ठीक है। मतलब काइनेटिक एनर्जी एडजॉर्बेट की इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो सरफेस को छोड़ देंगे, और जब सरफेस को छोड़ देंगे तो वो बाहर चले जाएंगे, और सरफेस को छोड़ के जब बाहर चले जाएंगे तो ऑब्वियस सी चीज है कि लो टेम्परेचर फेवरेबल, और ये हाई टेम्परेचर में विथस्टैंड रुक सकता है। अब चलो अगला एक पॉइंट सिखाता हूं, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं जितना लिखा हूं भी, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सिखाने जा रहा हूं। अगला पॉइंट है एक्टिवेशन एनर्जी, इसको भी जरा समझ ही लो, एक्टिवेशन एनर्जी वाला पॉइंट भी थोड़ा समझ ही लो। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है, इनसिग्निफिकेंट का मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं, नो एनी रिक्वायरमेंट, और इसमें सिग्निफिकेंट एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। याद करो मैंने क्या पढ़ाया था कि केमिकल एडजॉर्प्शन में प्यारा बेटा, केमिकल एडजॉर्प्शन में बॉन्ड बनते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन में बॉन्ड फॉर्म होते हैं, और जरूरी नहीं कि बॉन्ड, ऐसा नहीं कि जब मर्जी आए तो बॉन्ड बन जाते हैं, बॉन्ड ऐसे नहीं बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं तब जब रिएक्टेंट के पास मिनिमम एनर्जी हो, और कभी कभी रिएक्टेंट के पास एनर्जी होती ही नहीं है उतनी कि वो बॉन्ड बना पाए, तो हम अलग से एनर्जी देते हैं हीट करके या अनदर फॉर्म में। इसका एक नाम दिया था मैंने पिछले चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में, नाम था एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां पे बॉन्ड बनते हैं इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, और यहां पर कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये 5 डिफरेंस आपके समझ में आ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सिंपल है, उसमें बॉन्ड बनते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन में इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसमें बॉन्ड नहीं बनते हैं तो इसलिए रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधी सी बात है। अब कुछ और पॉइंट आ गए, नेक्स्ट स्पेसिफिसिटी, इस बात का क्या मतलब है, इस हेडिंग पे पहले जाओ क्या लिखा है, इट इज नॉट हाईली स्पेसिफिक, इट इज नॉट हाईली स्पेसिफिक और इट इज हाईली स्पेसिफिक, दोनों में देखो डिफरेंस ये है, जब याद करोगे तो याद कुछ ऐसे ही करोगे, ठीक है, इसको याद आप कुछ इस तरीके से करोगे जैसे यहां लिखा हुआ है कि ये स्पेसिफिक नेचर का होता है,
ये स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता है। अब इसका मतलब मैं समझाने जा रहा हूं। देखो, ऐसा नहीं कि फिजिकल वाले स्पेसिफिक होते नहीं है, बस हाईली नहीं होते, मतलब थोड़े बहुत। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने कहा कि ये एडजॉर्बेंट है, थोड़ा देखो प्यारा बेटा, हमने कहा कि ये एडजॉर्बेंट है, ये एडजॉर्बेंट है, ठीक है जी। अब एडजॉर्बेंट के ऊपर माना कोई कलेक्ट हो रहा है, हमने कलेक्शन किया, कोई भी गैस हमने ले लिया, हमने माना N2 गैस ले लिया, N2 गैस आया, इसके साथ वंडरवाल फोर्स बनाया, कलेक्ट हो गया। O2 गैस लिया, O2 गैस के मॉलिक्यूल आए, इसके साथ वंडरवाल फोर्स बनाए, कलेक्ट हो गए। मतलब तुम देख रहे हो कि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नेचर का नहीं है कि ये कलेक्ट होगा वो नहीं कलेक्ट होगा, क्योंकि वंडरवाल फोर्स बनने और वंडरवाल फोर्स किसी भी दो सब्सटेंस के बीच में जल्दी इजीली बन जाते हैं। बट डिपेंड क्या करता है कि भाई पोलर नॉन पोलर इस बेसिस पे होने लग जाता है कि भाई पोलर आएगा तो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे, लेकिन वंडरवाल फोर्स सबके बीच में बन जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता है। ये सरफेस की रफनेस पे केवल डिपेंड करता है कि सरफेस कितना रफ है, जितना रफ होगा उतना ज्यादा एडजॉर्ब होगा, और मॉलिक्यूल जो होंगे वो कितने पोलर हैं उतने जल्दी एडजॉर्ब होंगे, लेकिन उतना ज्यादा स्पेसिफिसिटी नहीं है। लेकिन केमिकल बॉन्ड की बात करो, केमिकल बॉन्ड में तो प्यारा बेटा जरूरी ही नहीं है कि बॉन्ड बने, ये एडजॉर्बेंट है। अब ये माना इसके सरफेस के ऊपर नाइट्रोजन है, आयरन की सरफेस है, अब आयरन की सरफेस के ऊपर केवल वही मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होंगे जो उसके साथ केमिकली बॉन्ड बना सकते होंगे, और सब केमिकली बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। ऐसे तो कोई भी किसी से रिएक्ट करता रहता फिर तो, मतलब केमिकली बॉन्ड केवल स्पेसिफिक होते हैं, कुछ के साथ ही बॉन्ड बनते हैं। इसीलिए क्या बोला गया कि केमिकल बॉन्ड हर किसी के साथ बॉन्ड बनाते नहीं फिरते रहते हैं। होते हैं जैसे कुछ आवारा लड़के होते हैं जो हर जगह मुंह मारते रहते हैं, बस बस उनको कोई नोटंकी चाहिए, नोटंकी करना है। और कुछ होते हैं जो बिल्कुल सच्चे होते हैं, मतलब उनको लगता है कि भाई जिंदगी उसी के साथ बिताएंगे, लेकिन वो भी नहीं होता सच्चा, वो भी वो आगे चल के पता चलेगा बेटा जब कॉलेज लाइफ में आओगे, ठीक है। तो ये चीजें, चलो हम दूसरी जगह भटक गए, मुद्दे पे आते हैं, जब बड़े हो जाओगे समझ जाओगे। तो मुद्दा ये है मेरा प्यारा बच्चा कि जो केमिकल बॉन्ड होते हैं, केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वो प्यारा बेटा क्या होते हैं, स्पेसिफिक, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बॉन्ड सबके बीच में बने। जैसे A B C, अब ये इसके साथ बॉन्ड बनाए ना बनाए कोई जरूरी नहीं, तो इसीलिए ये स्पेसिफिक हो गए। और यार वंडरवॉल फोर्स तो किसी के बीच में बन सकते हैं, वीक फोर्स होते हैं जल्दी जल्दी बन जाते हैं किसी के बीच में भी। तो यही रीजन है जिसके कारण देखो, सॉरी हाँ, जिसके कारण देखो अगर तुम यहाँ पर टेबल को ध्यान से देखो तो टेबल में ये पॉइंट लिखा मिलेगा आराम से कि ये जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हाईली स्पेसिफिक नहीं होते हैं, थोड़े बहुत स्पेसिफिक हैं। अब ऐसा भी नहीं कि हाँ थोड़ा बहुत तो नेचर पे डिपेंड करेगा कि हाँ सरफेस का नेचर कैसा है, रफनेस है कि नहीं है, थोड़ा सा जो एडजॉर्बेट है वो पोलर है कि नहीं है, लेकिन उतना ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, तो लिखोगे कि नॉट हाईली स्पेसिफिक। लेकिन ये हाईली स्पेसिफिक है, ये डिपेंड करेगा एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के केमिकल नेचर पे कि वो बॉन्ड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। छठा डिफरेंस हो गया, आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट डिफरेंस पे जब मैं आया, इट इज अ मल्टी मॉलिक्यूलर और ये यूनी मॉलिक्यूलर, ये भी समझ में आ जाएगा यार, क्यों? क्योंकि देखो माना पहली लेयर तुमने बनाई, इनके बीच में वंडरवॉल फोर्स बन गया, अब फिर मॉलिक्यूल आए, अब मॉलिक्यूल के बीच में वंडरवॉल फोर्स बन गया, फिर मॉलिक्यूल आए, फिर मॉलिक्यूल के बीच में वंडरवॉल फोर्स बन गया। तो ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर है। अब ये भी नहीं कि इनफाइनाइट आ जाएगी भाई, ऐसा समझो कि माना एक दीवार पे कोई चढ़ा है, उसके ऊपर कोई और पकड़ के चढ़ जाए और पकड़ चढ़ जाए, अब वो शक्तिमान थोड़ी है कि पूरी दुनिया उसके ऊपर चढ़ी रहे और वो गिर ही जाएगा जमीन में। तो मतलब मॉलिक्यूलर लेयर बनेगी तो, लेकिन मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बन सकती है क्योंकि वंडरवॉल फोर्स इन बिटवीन किसी के भी बन सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि एडजॉर्बेंट के साथ ही बनाएंगे, मॉलिक्यूल के साथ भी बना सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो लेयर बनती है वो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनती है एडजॉर्बेंट के साथ। लेकिन केमिकल बॉन्ड सबके साथ थोड़ी होते हैं। अगर वो एडजॉर्बेंट के साथ बॉन्ड बना लिया, अगर वो एडजॉर्बेंट के साथ बॉन्ड बना लिया तो मॉलिक्यूल इसके साथ बॉन्ड बनाइए जरूरी थोड़ी। इसीलिए तुमको क्या देखने को मिलता है कि ये यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनाते हैं, इनमें यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनता है किसमें, केमिकल एडजॉर्प्शन में, और फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या बनता है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनता है। सिंपल सा डिफरेंस ये भी समझ में आ गया होगा कि भैया जो इसमें होता है मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनता है और उसमें क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनता है। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस पे आते हैं, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में तो नो डाउट है दोनों डिपेंड करेंगे, इट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, क्योंकि ये तो सीधा सा नियम है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा, ये तो ऑब्वियस सी चीज है यार। अब हमने कहा इतना बड़ा ब्लॉक है तो कम चीज कलेक्ट होगी, ज्यादा बड़ा ब्लॉक बना देंगे और ज्यादा चीज कलेक्ट हो जाएगी। तो कभी कभी डिफरेंस की जगह पर यह भी पूछता है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में कोई एक सिमिलरिटी बताओ। तो अब यानी कि सर ये तो डिफरेंस नहीं लग रहा, क्या इसको छोड़ देंगे, एक तो तुम छुड़वा दो प्लीज 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 प्लीज, ऐसा कर दीजिए सर, इतने कितना याद करेंगे। तो ऐसा नहीं होता बेटा,
क्या पूछ ले, कोई भरोसा थोड़ी है कि जो तुम छोड़े वही पूछ ले। तो वही चीज हो गया। तो वो पूछ सकता है कि व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या सिमिलरिटी है। तो कह सकते हो कि बोथ डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, दे आर प्रोपोर्शनल टू द, या एडजॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी, इस बेसिस पे। तो ये डिफरेंस देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है ये रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, ठीक जी, और ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। चलो इसको समझाता हूं, अब इसको समझाता हूं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का क्या मतलब होता है, कुछ समझ में आ रहा है, मतलब नाम तो सुना होगा ना रिवर्सिबल, अरे नाम तो सुना होगा। हाँ नाम ही सुने हो, खाली लग रहा है, मतलब एक तरीके से आइडिया लग रहा है, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस, मतलब इसका इसमें कन्वर्जन उसका इसमें कन्वर्जन। चलो ठीक है। यहां पर रिवर्सिबल का मतलब ये कहना चाहता है कि मॉलिक्यूल इजिली एडजॉर्ब भी हो जाए और इजिली रिमूव भी हो जाए, ठीक है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में ध्यान दो, फिजिकल एडजॉर्प्शन में बॉन्ड होते हैं वीक। अब बॉन्ड वीक होते हैं तो इनका रिमूवल भी इजी है, आराम से बस खींचो निकल आए, लगाया तो फिर से बॉन्ड बना लिए, वंडरवॉल फोर्स जल्दी बन भी जाते हैं। तो मतलब ये एक तरीके से रिवर्सिबल नेचर का होगा, क्योंकि इसमें जो रिमूवल है, डिजॉर्प्शन इज आल्सो इजी एंड एडजॉर्प्शन इज आल्सो इजी। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्प्शन एंड डिजॉर्प्शन दोनों आसान है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल नेचर का बोल देते हैं। केमिकल बॉन्ड एक तो वैसे नहीं बनते हैं, तुमको हीट देनी पड़ी, एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ी, बड़ी मुश्किल से तो बॉन्ड बनाए हैं, और ऊपर से तुम नौटंकी कर लो करोगे तो दोबारा थोड़ी बॉन्ड बन जाएगा, मतलब बन भी सकता है लेकिन जनरली नहीं बनता है। तो इसीलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, इरिवर्सिबल नेचर का। बन गया तो बन गया, अब दोबारा नहीं कि जब तुम्हारी मर्जी आए तब, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं, और वो किस नेचर के होते हैं, रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। दीज आर रिवर्सिबल इन नेचर, ये रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, और ये इरिवर्सिबल, बॉन्ड एक बार बन गया तो बन गया। तो यही देखो लिखा है, ये इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं और ये रिवर्सिबल नेचर के हैं। अगर हम प्रेशर हटा दें इनके ऊपर से तो डिजॉर्प्शन भी हो जाएगा। भाई इन मॉलिक्यूल को रोके रखने के लिए ऊपर से प्रेशर लगाना पड़ता है, ठीक है। लगाना क्या पड़ता है, अब कहो सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कोई चीज होती है, ये थोड़ी कि धक्का देते रहना पड़ेगा। कोई एडजॉर्ब हो रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग ही रहा है, अगर तुम प्रेशर हटा दो तो एडजॉर्प्शन उतना मजबूत नहीं रह पाएगा फिर। तो ये रिवर्सिबल होता है, जल्दी हट भी जाता है, क्योंकि प्रेशर हटाओगे तो जल्दी हट जाएगा, और वो इरिवर्सिबल नेचर का होता है। नेक्स्ट डिफरेंस, स्पीड ऑफ एडजॉर्प्शन, इट इज इंस्टेंटेनियस, ठीक है, मतलब ये रैपिडली होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि भैया एडजॉर्प्शन होना था, एक तो वंडरवॉल फोर्स बनने थे, जो बनना था जल्दी जल्दी बन गया। ये स्लो भी हो सकता है, ये फास्ट भी हो सकता है, ये तो कुछ भी हो सकता है भैया। क्यों कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तुमने पढ़ा है रिएक्शन स्लो भी होती है, फास्ट भी होती है, मीडियम भी होती है। तो वहां तो केमिकल बॉन्ड बनने हैं ना, तो केमिकल बॉन्ड बनने हैं, तो तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि जल्दी बॉन्ड बनेगा कि देर बॉन्ड बनेगा। तो ये प्रोसेस स्लो भी हो सकती है, रैपिड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फास्ट ही होता है, जो बनना होता है बॉन्ड जल्दी बन जाता है। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, अब लास्ट डिफरेंस देखो एडजॉर्बेट के नेचर पे। एडजॉर्बेट का नेचर का मतलब जो कलेक्ट हो रहा है, तो पॉइंट ये कह रहा है कि मोर इजिली लिक्विफिएबल गैसेस, जो इजिली लिक्विफिएबल है। देखिए किसको 11th का याद है, कोई बता सकता है कि कौन सी गैस इजिली लिक्विफिएबल होती थी, किसी को याद हो क्लास 11 का पॉइंट, कौन सी गैस इजिली लिक्विफिएबल होती थी। अरे स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा, जब तुम लोगों ने पढ़ा होगा, क्या कहते हैं जी, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस एक टॉपिक था। ये नहीं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं कि कौन सी गैसेस, मतलब कौन सी गैसेस, मतलब एग्जांपल ही पूछ रहा हूं। एक प्रॉपर्टी होता था, सुनो, वहां पर यह होता था कि एक वंडरवॉल पैरामीटर पढ़ते थे ए और बी। ए जो होता था वो मॉलिक्यूल के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता था, बिटवीन द मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स है। तो वहां पे पढ़ाया जाता था कि अगर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो इजिली लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इजिली लिक्विड में कन्वर्ट करने का मतलब ही भैया तो वही हुआ कि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती थी उसी को ही तो बोलते थे पैराबेटा लिक्विफिकेशन। और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कैसे होता है, जब उनके बीच में प्रेशर ज्यादा हो, मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो, तो खुद ही पास पास में आ जाएंगे, नहीं तो तुम्हें प्रेशर लगाना पड़ जाएगा, या तो तुम टेम्परेचर कम कर दो, कूल कर दो।
तो अगर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स पहले से ज्यादा है या उनका वंडरवॉल पैरामीटर ए जो है वो ज्यादा है, तो वो जल्दी लिक्विफाई होती थी, जल्दी इजिली क्या होती थी, आपस में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती थी। और ऐसी गैस जो जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है वो जो होती है मेरा प्यारा बच्चा, वो यहां पर पॉइंट देखिएगा, मोर इजिली लिक्विफेबल गैसेस आर एडजॉर्ब रेडियली। मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो लिक्विफेबल गैस होती थी जिनके बीच में पहले से अट्रैक्शन फोर्स है तो वो अंडरवॉल फोर्स भी जल्दी बनाएंगे, इसीलिए वो इजिली एडजॉर्ब करती थी। और गैसेस विच फॉर्म कंपाउंड्स एग्जिबिट कीमोजॉर्प्शन, वो गैस जो जल्दी बॉन्ड बना सकते हैं, जो केमिकली नेचर के हैं, जो केमिकली रिएक्टिव नेचर के हैं, वो केमिकल एडजॉर्प्शन जल्दी करते हैं। मतलब केमिकल एडजॉर्प्शन वो गैस करेंगे जो जल्दी केमिकली रिएक्ट कर सकते हैं, और फिजिकल एडजॉर्प्शन वो जल्दी करेंगे जो जल्दी लिक्विफेबल है। मतलब लिक्विफेबल गैसेस जो होती थी, जो जल्दी लिक्विफाई हो सकती थी, जिनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होता था। तो अगर तुम छह डिफरेंस को देखो, मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा रहा हूं, ठीक, सारे डिफरेंस एक बार दिमाग में रखो, हर एक का मतलब अपने दिमाग में लाओ। अगर एक बार मतलब तुम समझ गए ना तो आराम से तुम कोई भी क्वेश्चन उसमें फंसने वाला नहीं। चैप्टर आसान है, इंटरेस्टिंग है, समझ में आएगा, नई नई चीज सीखने को मिलेंगी। तो आपको थियोरेटिकल चैप्टर है तो समझ में आ जाएगा, एक बार समझ लोगे तो दोबारा पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। फिजिकल एडजॉर्प्शन में वंडरवॉल फोर्स, केमिकल में स्ट्रॉन्ग फोर्स। फिजिकल लो टेम्परेचर पे, वो हाई टेम्परेचर पे भी रह सकता है। फिजिकल में हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कम क्योंकि बॉन्ड कमजोर होते हैं, उसमें ज्यादा क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। ये लो टेम्परेचर फेवरेबल, वो हाई टेम्परेचर फेवरेबल। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए फिजिकल में क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनते ही नहीं है, और केमिकल एडजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, फिजिकल एडजॉर्प्शन नॉट स्पेसिफिक। नॉट स्पेसिफिक का मतलब बॉन्ड कोई स्पेसिफिक का मतलब ही नहीं जाता था, मतलब ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होते हैं। नॉट हाईली स्पेसिफिक, वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। इनमें मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, उसमें यूनिमॉलिक्यूलर लेयर, ठीक। इसमें सब दोनों सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल, हटाना लाना दोनों आसान है। वो इरिवर्सिबल, एक बार आ गया बड़ी मुश्किल से हटाना ही कठिन होगा, ये सब चीज। स्पीड ऑफ एडजॉर्प्शन आप समझ गए कि इसमें स्लो मतलब इसमें इंस्टेंटेनियस फास्ट ही रहता है फिजिकल में, केमिकल में स्लो फास्ट कुछ भी हो सकता है। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, जो हाईली लिक्विफिएबल गैस है वो जल्दी एडजॉर्ब होती है, और जो बॉन्ड जल्दी बना लेते हैं वो जल्दी केमिकल एडजॉर्प्शन करते हैं। 11 के 11 डिफरेंस एक बार देखो, जो भी डिफरेंस समझ में ना आए मुझे बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। चलिए आगे अगले पॉइंट पे आते हैं। अब इनके बारे में लगभग समझ में आ गया, हर एक डिफरेंस के बारे में समझ में आ गया। अब एक और हेडिंग समझ लो, वैसे ये सिलेबस में है नहीं लेकिन कभी कभी किताबों में लिखा होता है। हम एडजॉर्प्शन को और भी दो हिस्सों में बांटते हैं। कौन कौन से दो हिस्सों में यह बांटते हैं? एक का नाम होता है जिसको हम कहते हैं फिजिकल पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, और एक को कहते हैं निगेटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन ये कहता है कि पॉजिटिव एडजॉर्प्शन हम उसको कहेंगे जिसमें जो एडजॉर्बेट है, एडजॉर्बेट इज मोर ऑन द सरफेस, मतलब जहां पर एडजॉर्बेट सरफेस पर ज्यादा कलेक्ट हो जाए, जहां पर एडजॉर्बेट जो है वो सरफेस पे ज्यादा कलेक्ट हो जाए, और हल्का फुल्का अगर चला भी गया है तो बहुत कम अंदर जाए, तो इसको पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कहेंगे। निगेटिव एडजॉर्प्शन उसे कहेंगे जिनमें जो कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट है वो बल्क के अंदर एडजॉर्प्शन के बाद, पहले नहीं, एडजॉर्प्शन के बाद बल्क के अंदर थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया और सरफेस पे थोड़ा एडजॉर्प्शन कम रह गया, तो इसको निगेटिव एडजॉर्प्शन कहते हैं, इसको पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कहते हैं। वैसे सिलेबस में है नहीं, पूछा जाएगा नहीं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस याद रखो कि एक पॉजिटिव एडजॉर्प्शन भी कोई चीज होती है, एक नेगेटिव एडजॉर्प्शन भी कोई चीज होती है। बस यहाँ पर हेडिंग लिख गई है इसलिए मैंने समझा दिया है खाली, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक थोड़ी सी न्यूमेरिकल अप्रोच पे चलते हैं। न्यूमेरिकल अप्रोच बताने के साथ फिर आपका ये चैप्टर मतलब एडजॉर्प्शन की हेडिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए आपका 30% चैप्टर तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया, मतलब ऐसे हंसी मजाक में जल्दी 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 निपट गया। बस आपको ध्यान से इनको चीजें समझनी है, सीखनी है। अब एक नई हेडिंग है दैट इज नोन एज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। यहां पर थोड़ी सी न्यूमेरिकल अप्रोच है लेकिन न्यूमेरिकल नहीं है, टेंशन ना लो कि सर ने वादा किया था आप निभा नहीं रहे हैं, ठीक है, मिलेंगे तो खोपड़ी तोड़ देंगे, सर पीछे पत्थर मार देंगे, ऐसा नहीं। हमने कह दिया कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। अब न्यूमेरिकल नहीं है बेटा, ठीक। हमने कहा कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है प्यारा बेटा सेम, और थम्स का मतलब होता है टेम्परेचर। एक तो इतना चीज समझ में आ गया। अभी दो वर्ड मिलेंगे, एक आइसोथर्म्स मिलेगा, एक आइसोबार्स मिलेगा। ग्राफ हमेशा ड्रॉ किया जाता है तीन चीजों के बीच में, थोड़ा ध्यान दो। हम यहां पर एक क्वांटिटी लिखेंगे x/m,
अच्छा एक्स अपॉन एम क्या चीज है, चलो इसको सर थोड़ा समझा दीजिए। देखो थोड़ा समझाता हूं। एक्स जो है यहां पर वो है मेरा प्यारा बच्चा मास ऑफ एडजॉर्बेट, मास ऑफ एडजॉर्बेट, मास ऑफ एडजॉर्बेट। एम जो है वो क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है चलिए, और ये जो टर्म है इस पूरे टर्म को हम एक नाम देंगे, क्या नाम देंगे, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तुम देखो ग्राफ इसी के बीच में ड्रॉ किया गया, मैं भी समझाऊंगा पूरा ग्राफ समझ में आएगा, ऐसा कोई नहीं, बहुत कठिन चीज नहीं है। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है जी। अब तुम ऐसे समझो, ये है एडजॉर्बेंट, ठीक है, ये है एडजॉर्बेंट, इसका मास हमने फिक्स कर दिया, हमने कहा इसका मास है माना 300 ग्राम। अब 300 ग्राम फिक्स कर दिया, अब इसके ऊपर जो कलेक्ट हो रहा है, जो भी इसके ऊपर आ रहा है वो है एडजॉर्बेट, स्क्रीन पे देखना मास। अब उसका अगर तुम मास बढ़ाते जाओ, थोड़ा कलेक्ट हुआ तो हम कहेंगे एडजॉर्प्शन कम हुआ है, और ज्यादा कलेक्ट करो एडजॉर्प्शन बढ़ गया, और ज्यादा कलेक्ट करो और बढ़ गया, और ज्यादा कलेक्ट करो और बढ़ गया एडजॉर्प्शन। मतलब एक्स की वैल्यू जितनी तुम बढ़ाओगे उतना ही तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा ना, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन उतना ही तो ज्यादा होगा, हम कहेंगे उतना ही ज्यादा एडजॉर्प्शन हुआ है। तो सीधी चीज है, एक्स अपॉन एम एक रेशियो है, जो कलेक्ट हो रहा है उसके मास को एक्स, जिसपे कलेक्शन हो रहा है उसको एडजॉर्बेंट, उसके मास को एडजॉर्बेंट का मास, एम एडजॉर्बेंट का मास है। तो एक्स अपॉन एम जितना ज्यादा होगा, ध्यान रखना, एक्स अपॉन एम जितना ज्यादा होगा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। बात नंबर एक। आइसोथर्म्स का मतलब टेम्परेचर, दो वेरिएबल खाली याद रखने हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहां पर तुमको पता है कि वेरिएबल दो ही याद रखने हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। तो टेम्परेचर तो सेम हो गया, तो ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ किया जाएगा, एक्स अपॉन एम और प्रेशर के बीच में। अब देखो हो गया, डेफिनेशन खत्म। मतलब कोई तुमसे पूछे कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है, तो कहोगे कि ये एक ग्राफ है, इट इज अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन अगेंस्ट द प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। डिफरेंस खत्म, कोई बहुत कठिन चीज नहीं थी। आइसोथर्म, आइसो का मतलब सेम, थर्म का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम हो गया हटा दो, बचा कौन, खाली प्रेशर बचा। टेम्परेचर हटा दिया तो बचा कौन, प्रेशर बचा। और किसके बीच में ड्रॉ करना है, एक्स अपॉन एम के बीच में, वो तो कॉमन है, अभी आगे जो ग्राफ आएगा उसके साथ भी। तो एक्स अपॉन एम और प्रेशर के बीच में जो ग्राफ है उसी को बोलते हैं मेरा प्यारा बच्चा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। Adsorption isotherm can be defined as the graph plotted between the extent of adsorption and the pressure at a constant temperature, that is known as adsorption isotherm। सिंपल सी चीज है। अच्छा एक बात समझो, ये तो तुमको पता है कि जितना ज्यादा तुम प्रेशर लगाओगे, बाहर से तुम प्रेशर अगर बढ़ाओगे, खुद सोचो, तो जितना तुम प्रेशर बढ़ाओगे उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। ये तो यार तुमको मालूम है कि ये तो इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ लगभग लगभग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा ही आएगा, बिल्कुल एक्यूरेटली डायरेक्टली नहीं है, लेकिन मतलब इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा तुम प्रेशर बढ़ाओगे उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा। तो इसीलिए ग्राफ जीरो के ऊपर जा रहा है। अब मैं इसको सब कुछ मिटाता हूं, अब ग्राफ पे आ जाओ। तुम लोग प्यारा बेटा अगर ग्राफ देख रहे हो तो जरा समझो, ये ग्राफ कुछ ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है। मैं इस ग्राफ को समझाता हूं कि ऐसे ही क्यों वेरी कर रहा है, सभी समझिएगा। एक्चुअली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को दो तरीके से समझा जाता है, एक फ्रेंडलिश हो जाता है और एक लैंगम्यूअर हो जाता है। लैंगम्यूअर करके आपको रेफरेंस में मिलेगा, लेकिन वो आता नहीं एग्जाम में। अगर माना आपको लगे कि हाँ कभी आया है तो मुझे एक बार बता दीजिएगा, मैं मेंशन कर दूंगा, लेकिन मुझे अच्छे से याद है वो नहीं आता है, ठीक है। तो आपको फ्रेंडलिश याद रखना है। ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसको एक ग्राफ दिया था। इन्होंने कहा क्या कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है, इन्होंने कहा क्या कि जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है ये प्रेशर की पावर 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सर n क्या है, n एक नंबर है, इंटीजर है, बस ये प्रेशर की पावर 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे बच्चों को मन में आएगा कि सर ये कैसे पता चला, मतलब क्या आपकी मर्जी है, आपका मन कर रहा है इसलिए लिख दी हो आप। हम कहेंगे ऐसा नहीं है बेटा। टाइम ज्यादा हो गया क्या, 7:30 से 8:40 हो गया है ना। चलिए थोड़ी देर बस 10 मिनट बचा है, कंप्लीट कर ही लीजिए तब जाइए, ठीक। अब अगर मैं इस ग्राफ को देखूं प्यारा बेटा, तो ग्राफ अगर देखो तो इसके बाद कोई क्लास नहीं बच्चों, आप लोगों को कोई क्लास तो नहीं है, ठीक है। तो बस 10 मिनट में बढ़ा देना, बस 10 मिनट में खत्म करना। अब अगर तुम ग्राफ को देखो तो शुरू में देखो स्ट्रेट लाइन है, ये शुरू में देखो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक। यहां पे जाके देखो पैरेलल हो गया है, यहां पे जाके देखो पैरेलल हो गया है। तो ग्राफ पैरेलल कब होता है, ग्राफ तब पैरेलल होता है जब वाई एक्सिस जो हो
जब y एक्सिस जो हो वो x कांस्टेंट के बराबर हो, जैसे y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3, तब ग्राफ पैरेलल होता है, ये तो पता ही होगा। तो या इस वाले ग्राफ पे पता चला होगा कि x अपॉन m जो है वो p की पावर 0 के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब p की कितनी पावर रखें जो कांस्टेंट आए, तो 0 रखेंगे तभी तो कांस्टेंट आएगा, नहीं तो कांस्टेंट आएगा ही नहीं, वेरिएबल ही चलता रहेगा। तो मतलब इतनी जगह पे ग्राफ कैसे वेरी कर रहा है, p की पावर 0 पे वेरी कर रहा है। यहां पे देखो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कब होता है, जब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो, मतलब यहां पे x अपॉन m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p की पावर 1 के है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर स्क्वायर नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तब स्ट्रेट लाइन आता है ग्राफ में, और जब कांस्टेंट के इक्वल होता है तब पैरेलल जाता है। तो इससे पता चला कि x अपॉन m p की पावर 0 के प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, p की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। और 1 से 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 से 0 के बीच में जो वैल्यू होती है 1 अपॉन n, n की कोई भी वैल्यू रखो, 2 रखो, 3 रखो, 10 रखो, 100 रखो, 500 रखो, तो 1 अपॉन 500 तब भी 0 से 1 के बीच में वैल्यू आएगी, वैल्यू तो 0 से 1 के बीच ही में आएगी ना। अब ये ग्राफ इतना 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा था, ये 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा था, तो सीधे इन्होंने बना दिया कि p की पावर 1 अपॉन n। उसी से देखो ये रिलेशन बना है कि x अपॉन m जो होता है वो p की पावर 1 अपॉन n के क्या होता है, प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, दोनों तरफ लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। चलिए हम दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया। जैसे दोनों तरफ लॉग ले लिया तो x अपॉन m लॉग x, सॉरी पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा तो k आया, इसमें लॉग लिया हमने, ठीक है, इसमें लॉग लिया इन इक्वेशन नंबर 1। तो लॉग x अपॉन m इक्वल टू लॉग k p की पावर 1 अपॉन n। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर दो, तो ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा, लॉग x अपॉन m, लॉग की प्रॉपर्टी में पढ़ा रखा हूं कई बार अब, ठीक है, तो ये लॉग x प्लस लॉग y में टूट जाएगा, लॉग x प्लस लॉग y में टूट जाएगा, 1 अपॉन n आगे आ जाएगा। तो देखो इसको रीअरेंज किया तो देखो क्या आ गया, ये आ गया लॉग x अपॉन m, यहां पर 1 अपॉन n आगे आ गया, लॉग p प्लस क्या आ गया, लॉग k। अब तुम बोर्ड में जाके चेक कर लो कितनी बार तो आया है ये फ्रेंडली चार्ट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, बच्चे लिख ही नहीं पाते, तुम यही लिखना है खाली, ये ग्राफ बनाना है और ये जो डिराइव कर रहा हूं थोड़ा सा ये डेरिवेशन करना है जब फ्रेंडली चार्ट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पूछता है, और यहीं से इक्वेशन बना दो। देखो ये y इक्वल टू mx प्लस सी। अब एक ग्राफ नया ड्रॉ कर दो, बस ये नया ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ होगा, y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में ड्रॉ होगा। यहां y एक्सिस का काम कौन कर रहा है, log x अपॉन m, तो देखो ये ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ होगा, log x अपॉन m के बीच में, और यहां पर x बराबर कौन है, log p, तो देखो ये ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ होगा, log p के बीच में ड्रॉ होगा। स्लोप क्या है, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है तो ये लाइन कैसे आएगी, ये लाइन सीधी आएगी, 0 से तो स्टार्ट नहीं होगी, सीधी आएगी। और इसमें तुम देखो कि ये अभी जब कट करेगा तो y इंटरसेप्ट आएगा, ये इतना, तो ये y इंटरसेप्ट की वैल्यू देखो कितनी है, log k, ये कितनी है, log k, और इसका जो स्लोप है वो कितना है, देखो 1 अपॉन n। आपको इतनी चीज एक्सप्लेन करनी है, दोनों ग्राफ बना दो, ये जो लॉग लेके दोनों साइड लॉग लेके ये इक्वेशन हमने बनाया है। जब भी फ्रेंडली चार्ट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आए 2 नंबर में कई बार मैंने देखा है, पूछा है एग्जाम में, लेकिन एक नया टर्म यहां पर आया है, वो है एडजॉर्प्शन आइसोबार। अब जैसे वहां पे मैंने सिखाया था वैसे यहां पर भी शब्द देखो पकड़ो, आइसो का मतलब होता है सेम, बार का मतलब प्रेशर, मतलब यहां पे क्या चीज सेम रहने वाली है, यहां पर प्रेशर जो है वो सेम रहने वाला है। तो जब प्रेशर सेम रहने वाला है तो इसके बाद दूसरा वेरिएबल कौन बचा, टेम्परेचर और प्रेशर दो ही चीज थे, प्रेशर तो हो गया सेम, ये कैसे याद आएगा, बार से याद आएगा, बार प्रेशर की यूनिट होती है, तो याद आ जाएगा कि सब बोल रहे थे कि आइसो बार का मतलब प्रेशर सेम है, प्रेशर सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्राफ ड्रा होगा वो टेम्परेचर के साथ ड्रा होगा। और किसके किसके बीच में ग्राफ ड्रा होता है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, जो मैं पिछली बार में बता भी चुका हूं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब x अपॉन m, और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ ड्रा होगा, x अपॉन m और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ ड्रा होगा, उसी ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन आइसोबार। बात खत्म। एडजॉर्प्शन आइसोबार कैन बी डिफाइंड एज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड टेम्परेचर। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, हम उसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोबार कहते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन में सॉरी उसमें जब आए थे आइसोथर्म में तो एक ही ग्राफ देखा था, यहां पे तो अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। एक जो पहले है
देखो इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन। ये जो पहला ग्राफ आप लोग देख रहे हो, ये ग्राफ किसका है, फिजिकल एडजॉर्प्शन का। सॉरी गलत में बोल गया, थोड़ा सा गलत बोल गया, थोड़ा उल्टा बना था ना इसीलिए। ये जो पहला ग्राफ तुम देख रहे हो ये है केमिकल एडजॉर्प्शन का। दोनों के दोनों जो ग्राफ है वो है आइसोबार, लेकिन आइसोबार केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में, और ये आइसोबारिक कर्व जो है वो किसके केस में है, फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में। चले समझाता हूं थोड़ा सा जिससे आपको ये समझ में आए। पहले तो एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, और वो ये समझा रहा हूं कि ये जो ग्राफ है वो सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं रिप्रेजेंट किए गए हैं, रेफरेंस में दिया हुआ है। छोटी सी चीज है, समझ लीजिए, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। क्या कोई बताएगा कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में कौन से बॉन्ड लगते थे, केमिकल एडजॉर्प्शन में कौन से बॉन्ड लगते थे? फिजिकल और केमिकल बॉन्ड में सिंपल से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, एक सिंपल सी थ्योरी थी, कोई कुछ भी कठिन नहीं था। फिजिकल एडजॉर्प्शन में वंडर वाल फोर्स लगते थे, केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनते थे। अब तुमको ये बात तो पता है, अगर ये है एडजॉर्बेंट, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये है एडजॉर्बेंट, और इसके ऊपर हमने कहा एडजॉर्बेट कलेक्ट है। एडजॉर्बेट कलेक्ट होने का मतलब ये पार्टिकल देखो कलेक्ट है। अब अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप लोगों को ये पता होगा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने पे मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ देंगे। मतलब जैसे मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एडजॉर्प्शन कम होने लगेगा। तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, नॉर्मली तो ऐसा ही आना चाहिए ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओ तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होने लगेगा, कम। देखो यहां पर देखो, टेम्परेचर जब ज्यादा था, टेम्परेचर जब ज्यादा था, यहां टेम्परेचर ज्यादा है तो यहां पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन देखो कितना है, कम। एडजॉर्प्शन कम हो रहा है ना। और जब टेम्परेचर कम था, जब टेम्परेचर यहां पे था तो उस समय एडजॉर्प्शन ज्यादा था। मतलब कम टेम्परेचर पे एडजॉर्प्शन ज्यादा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन कम हो जाएगा। थ्योरी भी समझ में आती है, कोई बहुत कठिन और मैं रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं। आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे, जो एडजॉर्बेट है, जो कलेक्ट हुए थे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो सरफेस को छोड़ देंगे तो एडजॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो ये ग्राफ समझ में आता है, एक सिंपल वे में ग्राफ है। लेकिन केमिकल में यार अजीब लग रहा है। आपको लगना चाहिए ये बात सभी बच्चों को कि सर केमिकल में ऐसा क्यों है। केमिकल में भी तो सरफेस को जल्दी छोड़ेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जल्दी छोड़ेंगे। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में जो बात छिपी है वो कहां पर छिपी है, उसके बॉन्डिंग में। आपको एक बात याद आनी चाहिए, क्या बात याद आनी चाहिए कि केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या बनते हैं, केमिकल बॉन्ड बनते हैं। जब मैं डिफरेंस बता रहा था पीछे तो मैंने आपको बताया था कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए होती है, केमिकल में जरूरत पड़ जाती है क्योंकि बॉन्ड बनने होते हैं। मान के तुम ऐसा चलो कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं, समझो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो इसके साथ बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं, एडजॉर्बेंट के साथ बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है ही नहीं, एनर्जी ही कम है इनके पास यार। तो जब तुम टेम्परेचर दोगे तो वो जो टेम्परेचर तुम दे रहे हो वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने की जगह पे क्या काम करेगा, वो एक्टिवेशन एनर्जी का काम करेगा। मतलब जो बॉन्ड नहीं बना पा रहे थे मॉलिक्यूल, उनको वो बॉन्ड बनवाने में हेल्प करेगा। मतलब स्टार्टिंग में जब तुम टेम्परेचर बढ़ाए, देखो यहां तक जब तुम टेम्परेचर बढ़ाए तो एक्टिवेशन एनर्जी का काम करने लग गया वो। मतलब जो बॉन्ड मॉलिक्यूल नहीं बना पा रहे थे वो भी बॉन्ड बनाने लग गए। समझना मेरी बात, जो मॉलिक्यूल बॉन्ड बना नहीं पा रहे थे वो अलग से जो एनर्जी दे रहे हो उसको गेन करके टेम्परेचर बढ़ाने के कारण वो भी बॉन्ड बनाने लग गए। अब वो भी बॉन्ड बनाने लग गए, इसका मतलब और एडजॉर्ब होने लगा, मतलब एडजॉर्प्शन बढ़ गया। लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है ना। अब बहुत ज्यादा बॉन्ड तो बनते नहीं रहेंगे, कि बनते नहीं रहेंगे बॉन्ड, तुम चाहे जितना हीट करते रहो। अब जब हीट करोगे एक्स्ट्रा तो वही नॉर्मल वाला फिनोमिनन होगा जो इसमें हो रहा था। कौन सा नॉर्मल वाला फिनोमिनन, कि एक्स्ट्रा हीट करने पे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और सरफेस छोड़ने लगेंगे, एडजॉर्बेट। तो देखो नॉर्मल वाला कर्व हो गया। नॉर्मल वाला कर्व का मतलब डिक्रीज होना, नॉर्मल वाले कर्व का मतलब डिक्रीज होना। तो केमिकल एडजॉर्प्शन में दो हिस्से हैं, पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, और फिजिकल एडजॉर्प्शन में डायरेक्ट डिक्रीज होता है। मैं जल्दी से इसको कंक्लूड करता हूं एक बोल के। टेम्परेचर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल सरफेस छोड़ते हैं। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में कहानी थोड़ा बदल गया, थोड़ा ट्विस्ट आ गया। क्या चेंजेस आ गया कि केमिकल एडजॉर्प्शन में जो तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जो हीट दे रहे हो, वो एक्टिवेशन एनर्जी का काम करने लग गया, जिससे एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने लग गए। और जब एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने लग जाएंगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा।
इसीलिए केमिकल एडजॉर्प्शन में पहले एडजॉर्प्शन इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर बढ़ाने पे और फिर डिक्रीज हुआ है, जो कि होना ही चाहिए था। टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज होना ही चाहिए था। फिजिकल में कोई बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट है नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो टेम्परेचर के बढ़ाने पे सीधे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम ही होगा। तो ये है आइसोबार का कहानी। कभी भी आइसोबारिक कर्व बनाने के लिए आए एडजॉर्प्शन आइसोबार, तो ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ है, केमिकल में अलग बनेगा और फिजिकल में अलग बनेगा, इतना पता होना चाहिए था। अब इसके साथ एक डिफिनेशन और है, एक नंबर में कभी कभी आ जाता है, ये चीज मैं बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि ये आता नहीं एग्जाम में। देखिए जब कोई मेटल के ऊपर एडजॉर्प्शन हो रहा था नॉर्मल, तब तो चलो हमको समझ में आ रहा था। यहां पर एक हेडिंग और है, दैट इज नोन एज एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। एक्चुअली जब गैस कलेक्ट होती है तो वहां पर प्रेशर का ज्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन सॉल्यूशन में एडजॉर्प्शन की बात करते हैं, मतलब सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल कितना एडजॉर्ब हो रहे हैं, तो वहां पर प्रेशर को कंसंट्रेशन से रिप्लेस कर दिया गया। सब कुछ वही है, बस प्रेशर को कंसंट्रेशन से रिप्लेस कर दिया गया। तो इसलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि आने वाला कंटेंट नहीं है, एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। केवल नॉर्मल जो फ्रेंडली एडजॉर्प्शन है वही केवल एग्जाम में आता है। आप इस डिफिनेशन पे ध्यान दो, कई बार एक नंबर में पूछी जाने वाली डिफिनेशन। सैचुरेशन प्रेशर। सैचुरेशन प्रेशर क्या चीज है सर, ये क्या कौन सी बला है, समझो जरा। ये एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट का मतलब जिसके ऊपर कलेक्ट होगा, ठीक है। हमें क्या कोई बताने का कष्ट करेगा कि प्रेशर के बढ़ाने पे एडजॉर्प्शन क्या होता है, प्रेशर के बढ़ाने पे क्या होता है? हाँ ठीक है, सभी लोगों का आंसर लगभग बिल्कुल सही, क्योंकि जब तुम प्रेशर बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल ज्यादा अच्छे से एडजॉर्ब हो पाते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि तुम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो एडजॉर्ब भी होता चला जाएगा, तुम जितना चाहो उतना एडजॉर्ब कर लो, इतनी पॉसिबिलिटी नहीं। हाँ ये जरूर है कि प्रेशर के बढ़ाने पे एडजॉर्प्शन आसान है, ज्यादा एडजॉर्प्शन होता है, लेकिन एक लिमिट भी तो होगी। एक लिमिट ऐसी होगी, जब तुम ग्राफ देख रहे थे तो देखो ऐसा ग्राफ था, एक प्रेशर के बाद देखो पैरेलल हो गया था, जिस प्रेशर पे वो पैरेलल हो गया था वो प्रेशर कहलाता है सैचुरेशन प्रेशर। जो ग्राफ तुमने पिछली बार देखा था x/m और प्रेशर के बीच में, अगर उस ग्राफ को तुम ध्यान से देखो तो जहां पे पैरेलल हो गया है, पैरेलल हो जाने का मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, अब प्रेशर पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई। तो ऐसा प्रेशर जिसके बियॉन्ड, जिसके बाद एडजॉर्प्शन जो होता है वो प्रेशर पे इंडिपेंडेंट हो जाए, उस प्रेशर को हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज सैचुरेशन प्रेशर। उस प्रेशर को हम एक नाम देंगे, उसे सैचुरेशन प्रेशर कहते हैं। ये डेफिनेशन भी अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। चैप्टर बहुत आसान है, मैं फिर से एक बात आपको रिमाइंड करा दूं, चैप्टर बिल्कुल कठिन नहीं है, आप बस मेहनत करो, ध्यान से सीखो, सारी चीजें आपको प्रॉपर वे में समझ में आ जाएंगी, ठीक है। दो बातें मैंने सिखाई, एक एडजॉर्प्शन आइसोबार, x/m और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ, फिजिकल में अलग केमिकल में अलग। सैचुरेशन प्रेशर एक ऐसा प्रेशर जिसके बाद एडजॉर्प्शन इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब एडजॉर्प्शन प्रेशर पे ना डिपेंड करे। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन एक एक नंबर में डायरेक्ट कभी कभी पूछ ली जाती हैं। एप्लीकेशन सारी सिंपल है, आपको सारी समझ में आ जाएंगी, बस मुझे बोलना है। एडजॉर्प्शन का मतलब पता है कि कोई भी सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल का कलेक्ट होना, सरफेस पे कलेक्ट होना, प्रोसेस को एडजॉर्प्शन कहते हैं। ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस डेली लाइफ में कई जगह पर यूज होता है। देखिए सबसे पहला जो है दैट इज नोन एज गैस मास्क। अब गैस मास्क का मतलब ये नहीं कि जो तुम नॉर्मल वाले मास्क लगा रहे हो आज के टाइम में वो नहीं होते हैं। एक दिन मैं सर्च कर रहा था कि चलो थोड़ा अच्छा कंपनी का मास्क खरीदे, तो हम LG का मास्क देखे कि LG का एक मास्क आ रहा था, तो देखे तो उसमें रेट दिखा रहा था 49,000। हमने रख दिया, हमने कहा भाई इससे अच्छा ऐसे घूम लो, कोरोना हो जाए उतना तो ठीक हो जाएंगे कोरोना से। तो मतलब ऐसा नहीं, तो क्वालिटी अलग अलग होती है मास्क की। अब देखो जैसे गैस मास्क जो होते हैं ये काम किस पे करते हैं, ये भी एडजॉर्प्शन प्रोसेस पे काम करते हैं। कैसे? सबका काम करने का तरीका अलग अलग है, समझाता हूं। देखो गैस मास्क में होता क्या है, जैसे हमने कहा कि माना ये मास्क है, ठीक है। अब इस मास्क के पास तुम देखते होगे कि कई सारे फिल्टर पेपर होते हैं, यहां पर फिल्टर पेपर लगते हैं जिनको चेंज करना होता है, ठीक है। अब हमने कहा कि इसके थ्रू कई सारी गैस पास हो रही हैं, इसके थ्रू कई सारी गैस पास हो रही हैं। एडजॉर्प्शन तो कई तरीके का होता है ना, केमिकल भी होता है और फिजिकल भी होता है। तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि हम यहां पर जो फिल्टर पेपर यूज कर रहे हैं
वो कुछ पर्टिकुलर मतलब कुछ स्पेशल गैस को क्या कर ले, एडजॉर्ब कर ले, मतलब उनको जाने ना दे। एक तो काम होता है पोर्स की बेसिस, पोर का मतलब कितना स्मॉल होल है, जो बहुत मान्यूट पार्टिकल है वो पास हो जाएंगे, बड़े पार्टिकल नहीं निकल पाएंगे, काम नंबर एक। काम नंबर दो कि यहां पर हो सकता है कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हो जिनको वो अपने ऊपर एडजॉर्ब कर ले, जो यहां पर हमने माना क्या भर दिया, यहां पर हमने चारकोल भर दिया, या हमने कोई ऐसा मटेरियल भर दिया जो एडजॉर्बेंट का काम करे, जिसको लिखा भी है कि हम यहां पर कुछ एक्टिवेटेड चारकोल या मिक्सचर यूज करते हैं। अब हमने चारकोल यहां पर रख दिया, तो चारकोल करेगा क्या, ये कुछ जो पॉइजनस गैस है, ऐसी गैस जो नुकसान पहुंचाती हैं, उनको एडजॉर्ब कर लेगा, उनको अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेगा और प्योर गैस को पास होने देगा। तो अगर तुम यहां पर देखो तो गैस मास्क में भी हम एडजॉर्प्शन फिनोमिनन का ही यूज कर रहे हैं। तो यूज कहां किया जा सकता है एडजॉर्प्शन को, गैस मास्क में यूज कर सकते हैं। जो गैसेस जो पॉइजनस हैं, जो अनडिजायरेबल हैं, उनको फिल्टर, जो फिल्टर के अंदर जो एक्टिवेटेड चारकोल था वो अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेगा, और जो O2 है केवल उसको पास होने देगा। तो ये देखो पहला यूज हो गया। अगला यूज आप देखिए, सेकंड यूज, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। हाई वैक्यूम का मतलब ये नहीं, यहां पर हाई वैक्यूम का ये सेंस नहीं है कि भाई तुमने इसको रख दिया तो पूरे बड़े से रूम में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, इतना नहीं है। यहां पर यह कहना चाहता है कि जब तुम, जैसे एक एग्जांपल समझो, माना तुम सॉल्ट एनालिसिस करते हो, आजकल तो लोग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज करने लगे हैं, लेकिन अगर आपको याद हो तो अगर आप लैब में अगर गए हो तो देखो वहां पर वेइंग बैलेंस होता है, एक आपके सामने वेइंग बैलेंस होता है, उसमें विंडो विंडो लगी होती है बकायदा प्रॉपर, ठीक है। वहां पर क्या होता है कि आप लोग वेट यूज करते हो, छोटे छोटे वेट होते हैं हल्के हल्के, कई स्कूलों में प्रैक्टिस कराया जाता है, कई में नहीं कराया जाता है। अब अगर वहां पे तो तुम जो वेट मेजर करते हो वो बहुत छोटा छोटा मेजर करते हो, 0.25 ग्राम, 0.013 ग्राम, तो वहां पे अगर एयर वेयर रहेगी, माना एयर है या मॉइस्चर है, तो उससे रीडिंग में बहुत गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए कभी कभी वो लोग करते क्या है कि वहां पे चारकोल रख देंगे, चारकोल क्या करेगा कि जो एयर है उसको एडजॉर्ब कर लेगा, जब उसको एडजॉर्ब कर लेगा तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा जिससे रीडिंग प्रॉपर आए। तो कभी कभी जब हमें वैक्यूम क्रिएट करना होता है तो हम कुछ चारकोल जैसा कुछ मटेरियल रखते हैं, वो गैस को अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेता है। जब गैस को एडजॉर्ब कर लेगा तो इन्वायरमेंट में क्या क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखो एडजॉर्प्शन का सेकंड यूज है। क्या है सेकंड यूज, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। कभी कभी हमें जब वैक्यूम क्रिएट करना होता है तो हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट सर, हाँ सर दोनों वाले केस में हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल यूज कर रहे हैं, तो नीचे वाले में पूरी एयर कर ले रहा है, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन को क्यों पास कर रहे हैं? फिर से वही मैंने क्या बोला था बेटा कि ये तो डिपेंड करेगा ना। आज अब तो हमने आपको केमिकल एडजॉर्प्शन सिखा दिया तुमको रोहित। केमिकल एडजॉर्प्शन का मतलब हो सकता है कि वो कुछ पर्टिकुलर गैस को ही एडजॉर्ब करे, क्योंकि वो तो केमिकल बॉन्ड स्पेसिफिक होता था ना। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता था कि कुछ स्पेशल को ही एडजॉर्ब करेगा, सबको एडजॉर्ब नहीं करेगा। और हो सकता है कि कुछ फिल्टर पेपर हम ऐसे यूज करें जिसमें फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा हो, हर गैस को एडजॉर्ब कर ले। तो हम उसके अंदर नहीं जा रहे हैं, ये मेरी बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर गैस को एडजॉर्ब करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि केमिकल एडजॉर्प्शन करवा सकते हैं। यहां पर चारकोल भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ये नहीं कि जैसे बोन चारकोल होता है, वुड चारकोल होता है, मतलब कई तरीके के चारकोल कैटेगरी होती है। तो अब मुझे जब इस पर रिसर्च करना हो कि कितने टाइप के होते हैं एडजॉर्बेट, तब या एडजॉर्बेंट कितने टाइप के होते हैं, तब तुमको ज्यादा अच्छे से डीपली सीखने की जरूरत है। अदरवाइज बोर्ड या कॉम्पिटिटिव लेवल में मैक्सिमम जो जरूरत पड़ता है वो केवल इतना कि क्या क्या एप्लीकेशन होती है और एप्लीकेशन का मतलब केवल पता होना चाहिए। तो आपको तो केवल हेडिंग याद करना है, हेडिंग याद करने के बाद फिर तो लैंग्वेज खुद ही बना ले जाओगे। आपको केवल हेडिंग याद करना, मैं एक्सप्लेनेशन खुद ही बता रहा हूं। अगला देखो, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। चलिए हेट्रोजीनियस कैटालिसिस समझाता हूं। इसको बहुत ज्यादा समझने की खास रिक्वायरमेंट इसलिए भी नहीं है क्योंकि कैटालिसिस तो इस चैप्टर का हिस्सा भी है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में होता क्या है कि माना मैं यहां पर बना दूं कोई कैटलिस्ट। आपको मैंने एक बात बोली थी, शायद आपको याद हो, कई जगह पर मैं ये पढ़ा रखा हूं कि केमिकल काइनेटिक्स में भी यही पढ़ाया है कि रिएक्टेंट पहले क्या करते हैं कि कैटलिस्ट की सरफेस पे आके एडजॉर्ब होते हैं, माना R1 R2 आए और इसके ऊपर एडजॉर्ब होते हैं, फिर वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो कैटालिसिस कई तरीके की होते हैं, हम उनके टाइप बाद में सीखेंगे, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। हेट्रो का मतलब होता है कि जब स्टेट अलग अलग हो, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट की स्टेट अलग अलग हो, माना रिएक्टेंट गैस या लिक्विड में है और कैटलिस्ट सॉलिड में हो। अगर स्टेट सबकी सेम नहीं है
तो हिट्रोजीनियस अदरवाइज होमोजीनियस। अगर मन में आ रहा है कि क्या मतलब होता होगा हिट्रोजीनियस का, तो मैं वो समझा रहा हूं केवल। फिलहाल कैटालिसिस का मतलब जो कैटलिस्ट का यूज करते हैं, तो कैटलिस्ट का जब हम यूज करते थे तो कैटलिस्ट सरफेस एरिया प्रोवाइड करता था, तो रिएक्टेंट क्या होते थे, एडजॉर्ब ही तो होते थे। तो एडजॉर्प्शन फिनोमिनन में तो यूज होगा कि नहीं होगा। तो एडजॉर्प्शन का एक यूज क्या हो गया, हिट्रोजीनियस कैटालिसिस। इसमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो कैटलिस्ट की सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाते हैं। तो ये तीसरा यूज हो गया। अगला देखो, नेक्स्ट यूज है आपके सामने रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर। ये भी सिंपल सी बात है। कलरिंग मैटर का क्या मतलब हुआ, कलरिंग मैटर का मतलब होता है जैसे कलर को डिकलराइज करना। जब मैं पहला स्टार्टिंग किया नहीं था तो देखा था तुम लोगों ने ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। मैंने एक बात बोली थी उस समय कि कलर जो होते हैं वो कलर पिगमेंट के कारण होता है। कभी कभी हम नीचे ऐसे माना चारकोल या कोई अच्छा एडजॉर्बेंट रख देते थे तो वो कलर के पिगमेंट को एडजॉर्ब कर लेता था। कलर के पिगमेंट जब इसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाते थे तो कलर जो होता था सॉल्यूशन का वो फेड हो जाता था। माना पहले डार्क ब्लू होता था, फिर वो लाइट ब्लू हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, और चारकोल डाल देंगे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। मतलब कभी कभी जब हमको सॉल्यूशन को डिकलराइज करना होता है तब भी हम एडजॉर्प्शन फिनोमिनन की ही हेल्प लेते हैं। तो एडजॉर्प्शन का एक अगला यूज कि रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम द सॉल्यूशन। पांडे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, मैसेज कर दीजिए। चारकोल इधर क्यों होता है बेटा मैं हमेशा चारकोल नहीं होता है, एक्चुअली मुझे वो याद है इसलिए मैंने उसको लिख रखा है, ठीक है। चारकोल के अंदर एडजॉर्प्शन की प्रॉपर्टी होती है। जैसे वाटर को एडजॉर्ब करने के लिए सिलिका जेल होता है, मुझे याद है कि सिलिका जेल वाटर वेपर को ज्यादा अच्छे से एडजॉर्ब कर लेता है। तो चारकोल कई सारी गैस को एडजॉर्ब कर लेता है, कलर पिगमेंट को एडजॉर्ब कर लेता है। इनके अंदर भी कई सारी कैटेगरी आती हैं। जब मैं वाटर वेपर को एडजॉर्ब करने की बात करूंगा तो सिलिका जेल बोलूंगा, लेकिन हर एक का स्पेसिफिकली तुमको याद करना हो ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि भाई गैस को एडजॉर्ब करना है तो कौन सी गैस को एडजॉर्ब करने के लिए कौन यूज होना चाहिए एडजॉर्बेंट। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है और इवन कंपटीशन में भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसीलिए इन जनरल हमने वर्ड यहाँ पर चारकोल यूज करना प्रॉपर सीखा, क्योंकि चारकोल के अंदर ये प्रॉपर्टी अच्छी होती है कि वो गैस को, कई तरीके की गैसेस को और पार्टिकल को अच्छे से एडजॉर्ब कर लेता है। चारकोल क्या होता है, इमेज देखो, पड़ी होगी कहीं, नहीं पड़ी है, इसकी इमेज मैंने डाला था साथ, ये देखो जैसे ये चारकोल और कोल नहीं होता, कोल जैसा होता है पाउडर फॉर्म में। तो इसके अंदर एडजॉर्बिंग पावर बहुत अच्छी होती है। और एडजॉर्प्शन के तो बहुत सारे रीजन होते हैं कि जरूरी है कि केवल हम चारकोल ही यूज करें, ठीक है। देखो आ ही गया, बदल दिया हमने, ठीक है, तुम्हारा मन किया तो हम बदल लिए। अब देखो नया, इसमें चारकोल नहीं यूज कर रहे हैं। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, कभी कभी जैसे मॉइस्चर है, हम लोग सीखते हैं ना कि यार यहाँ पे मॉइस्चर ना रहे नहीं तो केमिकल खराब हो जाएंगे, तो हमको कभी कभी मॉइस्चर कंट्रोल करना होता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी होती है। तो हम लोग सिलिका या एल्युमिनियम के छोटे छोटे टुकड़े रख देते हैं। ये होते हैं किस नेचर के, हाइग्रोस्कोपिक, नाम शायद सुना हो तुमने, जिनका नेचर होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का। ये मॉइस्चर या वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सिलिका जेल जो रखते हैं, सिलिका जेल यार देखा होगा तुम लोगों ने, उस दिन मैं एग्जांपल दे रहा था, कई बार इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देखा होगा। जब तुम इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदो तो छोटे छोटे व्हाइट कलर के पैकेट होते हैं, उसमें गोलियां होती हैं कई सारी पड़ी हुई, तो वो सिलिका जेल का काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो मॉइस्चर थोड़ा बहुत होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स खराब ना हो। तो कभी कभी मॉइस्चर को रिमूव करने में, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने में भी हम रोल देखते हैं किसका, सिलिका या एल्युमिनियम जेल का। नेक्स्ट देखो, इन क्यूरिंग डिजीज, कई सारी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए कई तरीके की ड्रग होती हैं। अभी तो तुमको पता नहीं होगा, मैं तुमको आगे चल के पढ़ाऊंगा। एक चैप्टर है लास्ट में, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें आप लोग ये देखोगे कि यार मेडिसिन कैसे काम करती है, मेडिसिन के काम करने का तरीका क्या होता है। जैसे आजकल तो कोरोना का बहुत सुना होगा तुमने कि कोरोना के जो स्पाइक्स होते हैं, ये स्पाइक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो सेल्स होते हैं वो सेल के ऊपर एडजॉर्ब हो जाते हैं ना, ऐसा सुना होगा शब्द। तो इसके साथ तुम रिलेट कर सकते हो। तो ड्रग भी एडजॉर्प्शन पे ही काम करते हैं। ड्रग जो होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर टारगेट पे, मॉलिक्यूलर टारगेट पे, वो मैं जब चैप्टर सिखाऊंगा तभी समझ में आएगा। तो वहां पे तुम देखोगे कि बैक्टीरिया ये भी एडजॉर्ब होते हैं, वैसे मेडिसिन भी एडजॉर्प्शन फिनोमिनन पे ही काम करता है। तो कई सारी ड्रग ऐसी होती हैं जो जर्म्स को किल करते हैं, कैसे, बाय एडजॉर्बिंग ऑन देम। वो जो मेडिसिन या ड्रग होगा वो एडजॉर्ब हो जाएगा जर्म्स के ऊपर और फिर उसको किल कर देगा। तो कभी कभी हम डिजीज को क्योर करने में भी एडजॉर्प्शन का हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। इंडिकेटर तुम्हें पता है, जो किसी चीज को इंडिकेट करे, प्रेजेंस करे।
एसिड की प्रेजेंस के बारे में, सॉल्यूशन की प्रेजेंस के बारे में, या तो रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है उसके बारे में। कैसे? बाय चेंजिंग देयर कलर और बाय अनदर कोई भी मेथड से। तो उसमें भी क्या होता है कि कभी कभी एडजॉर्प्शन फिनोमिनन पे भी काम चलता है। जैसे सरफेस ऑफ सर्टेन प्रेसिपिटेट सच एज सिल्वर हैलाइड हैव अ प्रॉपर्टी एडजॉर्बिंग सम डाई। जैसे ये जो सिल्वर हैलाइड है, सिल्वर हैलाइड कुछ पर्टिकुलर डाई को अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेता है, और एडजॉर्ब जब करेगा अपने ऊपर तो अपने में कुछ बदलाव लाएगा। मे बी वो प्रेसिपिटेट की में बदलाव ला सकता है, कलर में बदलाव ला सकता है, कुछ बदलाव लाएगा। तो जैसे ये सिल्वर हैलाइड है, वो जहां पर देखेगा कि भाई ये कुछ डाई है, तो उन डाई को अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेगा और इंडिकेट करेगा। तो पर्टिकुलर डाई को इंडिकेट करने के लिए एज अ इंडिकेटर भी हम एडजॉर्प्शन इंडिकेटर का यूज करते हैं। जो सिल्वर हैलाइड एक इंडिकेटर का यूज कर रहा है। अब आपको इलुबरेट करके एक्सप्लेन नहीं करना है, बस जो दो दो लाइन लिख रहा हूं ना, इतना भी अगर तुमको याद है तो मोर देन सफिशिएंट है। उससे ज्यादा ना तुम्हें रिक्वायरमेंट है ना कोई जरूरत है रिसर्च करने की। जितना सीख रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, बस चीजों को प्रॉपर वे में समझ के चलो। नेक्स्ट देखो, क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस। मुझे नहीं लगता है ये बहुत बताने की आपको जरूरत है। कारण ये है कि ये सब लोगों को, तुम लोगों को पता होगा। तुम लोगों को मालूम होगा कि एक क्रोमेटोग्राफी पेपर आता था। क्रोमेटोग्राफी पेपर में सॉल्यूशन लिक्विड जो होता था नीचे से ऊपर चढ़ता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में, और जो कलर के पिगमेंट होते थे वो एडजॉर्प्शन पावर पे। एडजॉर्प्शन पावर का मतलब क्या था कि किसकी पावर कमजोर है, किसकी कम है। भाई जिसकी पावर ज्यादा स्ट्रांग है तो वो कलर ज्यादा नीचे नहीं आएगा। जिसकी पावर कमजोर है एडजॉर्ब होने की, वो और नीचे चला आएगा पानी के साथ। ऐसा समझो कि माना ये पेपर है, अब यहां पे हमने एक कलर, 3-4 कलर का वो डाल दिया मिक्सचर, और एक लिक्विड हमने फ्लो कराया। लिक्विड अपने साथ उन तीनों को बहा के ला रहा है। जिसकी एडजॉर्प्शन पावर अच्छी है तो वो वहीं पर रुका रहेगा, ज्यादा नीचे तक नहीं आएगा। जिसकी एडजॉर्प्शन पावर कमजोर है वो उस लिक्विड के साथ, इल्यूवेंट के साथ और नीचे तक बह के आएगा। तो तीनों कलर का जो मिक्सचर था वो अपने कंस्टिट्यूएंट में ब्रेक हो जाएंगे, अलग हो सकते हैं। ये ऐसे भी तुमने सीखा होगा। चलिए मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। ऐसे भी सीखा होगा कि एक फ्रैक्शनल मतलब कॉलम यूज करते थे, उसके अंदर आप माना ऑब्स्टिकल डाल देते, कुछ ऐसे माना पत्थर जैसा भर देते थे। इसमें तुम देखते थे कि भाई हमने मिक्सचर डाल दिया, हमने कोई एक मिक्सचर डाल दिया। अब तुमने यहां पर मिक्सचर डाला तो वो मिक्सचर नीचे की तरफ आया, ठीक है, मिक्सचर नीचे की तरफ आया। एक लिक्विड उसको बहा के नीचे लाया है, एक लिक्विड था वो लिक्विड उसको नीचे बहा के लाया, ठीक है सर, कोई समस्या नहीं। हमने क्या किया कि एक लिक्विड लिया, वो लिक्विड इन तीनों को नीचे बहा के लाया। जिसकी एडजॉर्प्शन पावर ज्यादा अच्छी है, जिसकी एडजॉर्प्शन पावर ज्यादा अच्छी है वो यहीं रुका रहेगा। जिसकी एडजॉर्प्शन पावर थोड़ी खराब है तो वो थोड़ा और नीचे आ जाएगा वो लिक्विड के साथ, और जिसकी एडजॉर्प्शन पावर और खराब थी तो वो उस लिक्विड के साथ और नीचे आ जाएगा। तो तीनों इस मिक्सचर के, ये जो डाई था या कलर का जो मिक्सचर था उसको अलग करते थे। कैसे अलग करते थे? क्रोमेटोग्राफी मेथड से। अब हमारे सामने क्रोमेटोग्राफी मेथड नहीं है, नहीं तो मैं 11th में जाके सिखाऊं आपके, जाके 11th में लेक्चर ये बना रखा हूं। बस आपको पता होना चाहिए, 2 लाइन लिख पाओ खाली कि यार एडजॉर्प्शन का एक यूज कहां पे होता है, क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस में यूज होता है। ये क्रोमेटोग्राफी तुमने कहीं सुना जरूर होगा, क्लास 11 में था। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, चलो इसको समझ लेते हैं। इनर्ट गैस तुम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है प्यारा बेटा, इनर्ट गैस किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। जब वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं तो उनको अलग करना भी कठिन है। तो कई बार हम एडजॉर्प्शन फिनोमिनन ही यूज करते हैं, हम एडजॉर्प्शन प्रोसेस यूज करते हैं, एडजॉर्प्शन फिनोमिनन यूज करते हैं। अब देखो यहाँ नया आ गया कोकोनट चारकोल। कोकोनट चारकोल के अंदर प्रॉपर्टी होती होगी कि वो क्या करता होगा कि नोबल गैस को एडजॉर्ब कर लेता होगा। देखो यहाँ पे ये एडजॉर्प्शन फिनोमिनन में अलग अलग एडजॉर्बेंट भरा है, तो आर्गन अलग हो गया, ठीक है, क्रोमियम जिनॉन यहाँ पे अलग हो गया, हीलियम नियॉन यहाँ अलग हो गया। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जब सेपरेशन करते हैं इनर्ट गैस का, तब भी एडजॉर्प्शन फिनोमिनन का यूज करते हैं। अब कोई भी तुम्हारे यहाँ वर्किंग नहीं है किसी की, प्रॉपर कैसे अलग होता है क्या नहीं, ये सब सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बस कहां कहां यूज होता है तुम्हें ये पता होना चाहिए। तो इतना होने के बाद आपका जो एडजॉर्प्शन वाला टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हो गया। मतलब एडजॉर्प्शन में अब कुछ नहीं बचा। एडजॉर्प्शन क्या होता था? एडजॉर्प्शन 2 तरीके के होते थे, फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। जो कलेक्ट होता था वो एडजॉर्बेट, जिस पे कलेक्ट होता था एडजॉर्बेंट। सॉर्प्शन क्या होता था? किसी को पता सॉर्प्शन क्या होता था? हाँ ठीक है, सही है। हाँ, एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन दोनों हो रहा हो। डिजॉर्प्शन का मतलब रिमूव होना। फिर फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में मैंने 11 डिफरेंस बताए थे, 11 डिफरेंस बताए थे।
तो वो पूरा मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया, हर एक डिफरेंस का मतलब बताया कि केमिकल स्पेसिफिक होते हैं, वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, केमिकल जो होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं, फिजिकल रिवर्सिबल होते थे। फिर इसके बाद मैंने आपको ग्राफ सिखाए, आइसोथर्म्स सिखाया, फ्रेंडली आइसोथर्म सिखाया, उसका पूरा प्रेजेंटेशन सिखाया, और आज की क्लास में मैंने आपको और भी चीजें इसी में एडअप कर ली है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन करिए, फिर आपका एडजॉर्प्शन वाला टॉपिक कंप्लीट है। मुझे आंसर बताइए जल्दी जल्दी से, पहले वाले का आंसर बताइए। स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। जिसके जो जो चैप्टर रिमेनिंग है मैं बिल्कुल बता दूंगा। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का जो करेक्ट रिलेशन है, किसी को क्या लगता है कौन होगा? या पी की पावर एन लिखा है, वो बताओ भैया। क्वेश्चन आ गया तो तुम लोग हालत खराब होने लगती है। क्वेश्चन ऐसे ही तो आएंगे। आंसर किसी को लगता है कुछ? देखो, हाँ सी ऑप्शन सही है बिल्कुल, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जब हम देखते थे तो प्रेशर के साथ कुछ ऐसे वेरी करता था। जब लो प्रेशर होता था तो यहां पर तुम देखते थे कि वो कांस्टेंट के इक्वल होता था, पी की पावर 0, मतलब ये कांस्टेंट आ जाता था। तो कांस्टेंट एटा, ओके, ये थोड़ा सा, हाँ सॉरी, ये कांस्टेंट देखो, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कांस्टेंट हो गया, आगे जाके कांस्टेंट हो गया कब? जब यहाँ पी की पावर 0 होता था तब कांस्टेंट हो जाता था हाई प्रेशर पे, तो हाई प्रेशर पे कांस्टेंट हो जाता था, और लो प्रेशर हो जाता था तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, पी की पावर 1। तो एक्स अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, पी की पावर 1, और 1 का मतलब यहाँ पर एक्चुअली 1 तो लिखा नहीं है यहाँ पे, लो प्रेशर। तो जब लो प्रेशर वाली कोई बात ही नहीं, लो प्रेशर में यहाँ ये लिखना चाहिए था इनको, पी की पावर 1 लिखना चाहिए था, लेकिन लो प्रेशर पे ये नहीं लिखे हैं। बीच में कैसे वेरी करता था? पी की पावर 1 अपॉन एन। तो मतलब पहला भी सही, दूसरा भी सही है, तो आंसर सी आ जाए। एक बात समझ लो, पढ़ना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना दोनों बहुत अलग वे होते हैं, दोनों जरूरी हिस्से होते हैं किसी भी चीज को सीखने में और उसकी प्रैक्टिस करने में। जितना आप पढ़ते हो उससे ज्यादा तुम्हें प्रैक्टिस भी करने की जरूरत है। अब ये देखो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में शायद तुमको भी पता ना हो, मैं आगे सिखा दूंगा कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता था, शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा हो तुमने। ये थर्मोडायनामिक्स, हाँ बी ही होगा। उसमें एक रिलेशन होता था थर्मोडायनामिक्स एंड डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो एक्चुअली ये थर्मोडायनामिक्स के साथ रिलेट करके बनाया गया है। इक्विलिब्रियम पे गिब्स फ्री एनर्जी का चिन्ह 0 होता था, तो डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस आ जाएगा। तो ये थर्मोडायनामिक्स को यूज करके तब बनाया गया है। कंपटीशन में क्वेश्चन ऐसे कुछ आते हैं, इसीलिए मैंने उठा के रखा है। थर्ड बताओ, सॉप्शन स्टैंड्स फॉर, हाँ थर्ड सी है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। फोर्थ क्वेश्चन बताइए, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन, हाँ बिल्कुल सही। डिक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं अगर सिंगल ऑप्शन क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन की कौन सी अच्छी कंडीशन नहीं, फेवरेबल कंडीशन कौन नहीं? हाई टेम्परेचर, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ाते हो तो फिजिकल एडजॉर्प्शन कम होने लगता था, क्योंकि फिर वो मॉलिक्यूल सरफेस छोड़ने लगते थे। नेक्स्ट, छठा बताओ क्वेश्चन, कौन सा फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ क्या आंसर है? सी आंसर आएगा। तुम लोग पीवी का बैठते हो क्या? वो वाला ग्राफ किसके बीच में था? एक्स अपॉन एम और पी के बीच में था, ठीक, तब ये ग्राफ ऐसा बनता था ना। यहाँ ग्राफ लॉग एक्स अपॉन एम है और 1 अपॉन पी है, लॉग पी है। याद करो ये ग्राफ हमने याद बनवाया था, एक्स अपॉन एम इक्वल टू के पी की पावर 1 अपॉन एन, फिर दोनों तरफ लॉग ले लिया था, लॉग एक्स अपॉन एम इक्वल टू 1 अपॉन एन लॉग पी, और फिर क्या आया था? लॉग के आया था। इसको कंपेयर किया था कैसे? एम एक्स प्लस सी से, तो ये अलग ग्राफ आ जाएगा सी वाला। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस जरूर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट